बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है सारे जीवों का क्लासिफिकेशन, इस पूरे जीव जगत का क्लासिफिकेशन। दो क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। एक तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इसमें सारे ऑर्गेनिज्म आ गए, और एक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म जो आगे प्लांट किंगडम में दे रखा है, वो एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन है। और ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब दुनिया में जितने भी जीव हैं सभी का क्लासिफिकेशन, पूरे जीव जगत का क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चलो, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। शुरुआत के जितने भी क्लासिफिकेशन थे, बहुत पहले की बात है, वो आधारित थे फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा और मकान। किस पर आधारित थे? रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, रोटी, कपड़ा और मकान। बहुत सारे जीव हैं जिनसे कपड़ा मिलता है, उनको कपड़े वाली श्रेणी में डाल दिया। बहुत सारे जीव जो खाते थे उनको फूड वाली श्रेणी में डाल दिया। और बहुत सारे जीव जिनकी मदद से मकान वगैरह बनते थे, लकड़ी वगैरह लेते थे, उसको शेल्टर में डाल दिया। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन थे, बहुत पुरानी बात है, तो क्लासिफिकेशन का आधार क्या था? क्लासिफिकेशन का आधार था यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का हम यूज करते हैं, हमारी तीन भौतिक आधारभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये बेसिक नीड्स हैं। जीवों का क्लासिफिकेशन इस आधार पे किया गया था। कुछ जीवों से हमको रोटी मिलती थी तो फूड में डाल दिया, कुछ जीवों से कपड़ा मिलता था तो कपड़े वाली कैटेगरी में डाल दिया, और कुछ जीवों से मकान वगैरह बनाते थे पेड़ वगैरह की लकड़ी से, उनको शेल्टर में डाल दिया। ये तो आएगा नहीं सवाल, सवाल यहां से हट सकता है। पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने दिया। पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल यानी अरस्तु, फादर ऑफ बायोलॉजी भी है और फादर ऑफ जूलॉजी भी है। अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण इन्होंने ही दिया। इनका क्लासिफिकेशन किस पर आधारित था? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, बाहर से दिखने वाले लक्षणों पर आधारित था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के पर आधारित था। तो पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसने दिया? अरिस्टोटल ने, अरस्तु ने, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी है और फादर ऑफ जूलॉजी भी है। थियोफ्रास्टस को कहते हैं फादर ऑफ बॉटनी। थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी है। चलो फादर की बात, पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने दिया, जो कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर आधारित था, बाह्य लक्षणों के ऊपर आधारित था। ही क्लासिफाइड, इन्होंने पौधे को तीन हिस्से में बांट दिया। दुनिया में जितने पौधे उनको तीन श्रेणियों में बांट दिया। कौन कौन सा? ट्रीज, श्रब्स और हर्ब। ट्रीज, श्रब्स और हर्ब। ट्रीज होते हैं बड़े पेड़ जिनमें मुख्य तना होता है और शाखाएं होती है, उन्हें ट्रीज कहते हैं। बरगद, बरगद एक पेड़ है, ट्री है, बड़ा है, एक मुख्य तना है। जैसे पीपल है, नीम है, नीम एक पेड़ होता है। श्रब्स होती हैं झाड़ियां जिनमें कोई मुख्य तना नहीं होता, नीचे से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं, जैसे चाइना रोज यानी गुड़हल एक श्रब है। क्या है? श्रब है। ज्यादातर सब्जियां जो हम सब खाते हैं वो सब हर्ब है। सब क्या है? वो सब है। सरसों का साग खाते हैं, हर्ब है। चने का साग खाते हैं, हर्ब है। पालक खाते हैं, हर्ब है। मूली खाते हैं, हर्ब। गाजर, हर्ब, सब हर्ब है। ज्यादातर सब्जियां जो सब क्या है? हर्ब है। छोटे पौधे होते हैं जिनके तने भी हम खा सकते हैं, पत्तियां सब खा जाते हैं। तो इसने प्लांट्स को कितने में बांट दिया? तीन श्रेणियों में, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। एनिमल्स को दो हिस्से में बांट दिया, रेड ब्लड कंटेनिंग एंड विदाउट रेड ब्लड कंटेनिंग। जैसे इसने ह्यूमन बीइंग को रख दिया होगा रेड ब्लड कंटेनिंग में, इसमें लाल रंग का खून होता है, और कॉकरोच को कहां डाल दिया होगा? विदाउट रेड ब्लड कंटेनिंग में। वो कॉकरोच में लाल रंग का खून होता ही नहीं, वहां हीमोलिम्फ होता है, वो सफेद रंग का, व्हाइट, वो मतलब कलर, रेड कलर होता ही नहीं। तो इसने प्लांट्स को कितने हिस्से में बांट दिया? अरिस्टोटल ने तीन हिस्से में बांट दिया, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। और एनिमल्स को रेड ब्लड कंटेनिंग और विदाउट रेड ब्लड कंटेनिंग, जिनमें लाल खून है और जिनमें लाल खून नहीं है। चलो, फिर इसके बाद आया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सारे जीवों को दो किंगडम में बांट दिया गया,
और ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस ने दिया। लीनियस ने पूरे जीव जगत को, पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम में बांट दिया, प्लांची और एनिमेलिया। प्लांची और एनिमेलिया, जो पौधों जैसे दिखते थे उनको किंगडम प्लांची में डाल दिया, और जो एनिमल जैसे दिखते थे उनको किंगडम एनिमेलिया में डाल दिया। लेकिन ये सिस्टम टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ये सिस्टम विभेद नहीं कर पाता। ये टू किंगडम क्लासिफिकेशन इनएडिकेट था। इनएडिकेट का मतलब अपर्याप्त था। इनएडिकेट था। इनएडिकेट का मतलब ये अपर्याप्त था। अपर्याप्त का मतलब और किंगडम की आवश्यकता होने लगी। दो किंगडम से काम नहीं चल रहा था। क्यों नहीं चल रहा था? क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन विभेद नहीं कर पाता, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। टू किंगडम क्लासिफिकेशन विभेद नहीं कर पाता यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। कैसे? ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कैसे विभेद नहीं कर पाता? लीनियस ने क्या किया था? लीनियस ने सारे पौधों को किंगडम प्लांची में डाला, और चूंकि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है तो बैक्टीरिया को भी किंगडम प्लांटी में डाल दिया। तो इसने, ये लीनियस ने बैक्टीरिया को, जिसमें की सेल वॉल थी, इसने बाकी पौधों के साथ रख दिया, क्योंकि पौधों में भी सेल वॉल होती है। लेकिन यहां पर बैक्टीरिया तो भैया प्रोकैरियोटिक है और बाकी पौधे यूकैरियोटिक हैं, तो प्रोकैरियोटिक को किसके साथ रख दिया? यूकैरियोटिक के साथ। तो प्रोकैरियोटिक की कोई अपनी पहचान नहीं बन पा रही, तो जरूरत महसूस होने लगी कि प्रोकैरियोट्स के लिए एक अलग किंगडम चाहिए। प्रोकैरियोट्स के लिए एक अलग, क्योंकि उसने प्रोकैरियोट्स को किसके साथ रख दिया? यूकैरियोट्स के साथ रख दिया। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes। ये क्लासिफिकेशन विभेद नहीं कर पाता यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि बहुत सारे प्रोकैरियोट्स को, बैक्टीरिया को इसने पौधों के साथ यूकैरियोट्स में रख दिया, क्योंकि सभी के पास सेल वॉल थी। सभी के पास क्या था? सेल वॉल। ठीक। टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो जाता है। ये यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर में डिस्टिंग्विश यानी विभेद नहीं कर पाता। इसने क्या किया कि क्लेमाइडोमोनास तो यूनिसेल्यूलर है, उसमें सेल वॉल होती है, इसको बाकी पौधों के साथ रख दिया जो कि मल्टी सेल्यूलर थे। तो क्लेमाइडोमोनास की कोई पहचान बन पाई? नहीं बन पाई। अमीबा क्या था? अमीबा है यूनिसेल्यूलर, इसने अमीबा को एनिमेलिया के साथ रख दिया। अमीबा एनिमल जैसा दिखता है क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं होती। अमीबा तो यूनिसेल्यूलर है, उसको बाकी मल्टी सेलुलर जीवों के साथ रख दिया, तो यूनिसेल्यूलर की कोई पहचान नहीं बन पा रही थी। तो यूनिसेल्यूलर के लिए एक अलग किंगडम की आवश्यकता पड़ने लगी। फिर तीसरा गड़बड़ क्या था इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन में? इसने क्या किया? फोटोसिंथेटिक यानी ग्रीन एल्गी को नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई के साथ रख दिया। फंजाई भी पौधों जैसे दिखते हैं, लेकिन फंजाई में क्लोरोफिल तो होता नहीं। कवक यानी फंजाई जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, उनको हरे पौधों के साथ, ग्रीन एल्गी के साथ रख दिया किंगडम प्लांची में। तो नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई की कोई पहचान नहीं बन पा रही थी। तो इसका मतलब फंजाई के लिए एक अलग किंगडम की आवश्यकता पड़ने लगी। फिर से देखो, यहां तक याद कराते हैं। सबसे पहले के क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के यूज पर आधारित थे, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने दिया। उसने प्लांट्स को रख दिया ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में। एनिमल्स को रख दिया रेड ब्लड कंटेनिंग और विदाउट रेड ब्लड कंटेनिंग। फिर टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया लीनियस का, लेकिन टू किंगडम क्लासिफिकेशन में दो किंगडम बनाए, प्लांची और एनिमेलिया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन विभेद नहीं कर पाता यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेलुलर में, क्योंकि इसने यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर के साथ रख दिया। जैसे बैक्टीरिया को रख दिया, अब बाकी पौधों के साथ किंगडम प्लांटी में। हाँ, टू किंगडम क्लासिफिकेशन पहले विभेद नहीं कर पाता यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। पहले इसको देखो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन विभेद नहीं कर पाता यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। इसने प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ रख दिया। बैक्टीरिया जो कि प्रोकैरियोट्स है, इसको पौधों के साथ रख दिया, बाकी पौधों के साथ किंगडम प्लांटी में।
बाकी पौधे मतलब यूकैरियोट के साथ। तो बैक्टीरिया यानी प्रोकैरियोट की कोई पहचान नहीं बन पा रही थी। इसने नॉस्टॉक और एनाबीना जो कि प्रोकैरियोट थे उसको किंगडम प्लांटी में डाल दिया यूकैरियोट के साथ। तो प्रोकैरियोट की अपनी कोई पहचान नहीं बन पा रही थी। तो क्या आवश्यकता होने लगी कि प्रोकैरियोट्स के लिए एक अलग किंगडम चाहिए। ठीक, टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो जाता, ये विभेद नहीं कर पाता यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच में। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, इसको किंगडम प्लांटी में डाल दिया मल्टीसेलुलर के साथ, तो यूनिसेलुलर की कोई पहचान ही नहीं बन रही। अमीबा यूनिसेलुलर है, उसको बाकी मल्टीसेलुलर एनिमल्स के साथ डाल दिया किंगडम एनिमेलिया में, तो अमीबा यानी यूनिसेलुलर की कोई पहचान नहीं बन पा रही। कुछ यूनिसेलुलर इधर डाल दिए, कुछ यूनिसेलुलर उधर डाल दिए। क्लेमाइडोमोनास इधर डाल दिया क्योंकि प्लांट जैसा है, सेल वॉल है। अमीबा को और उधर डाल दिया एनिमेलिया में क्योंकि इसमें सेल वॉल नहीं है और वो एनिमल जैसा है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन विभेद नहीं कर पाता यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को मल्टीसेलुलर के साथ ही रख दिया, तो यूनिसेलुलर की कोई पहचान नहीं बन पा रही थी। तो यूनिसेलुलर के लिए अलग किंगडम की आवश्यकता पड़ने लगी। टू किंगडम क्लासिफिकेशन विभेद नहीं कर पाता फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। इसने नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई को जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता उसको रख दिया फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी के साथ, दोनों को मिला के किंगडम प्लांटी में रख दिया। कहां रख दिया? तो किंगडम प्लांटी में ग्रीन एल्गी यानी फोटोसिंथेटिक के साथ नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई को रख दिया। तो फंजाई जो कि नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, इनकी कोई पहचान नहीं बन पा रही थी, तो फंजाई के लिए एक अलग किंगडम की आवश्यकता पड़ने लगी। तो आगे चल के किंगडम आ गए। प्रोकैरियोट्स के लिए किंगडम आ गया मोनेरा। प्रोकैरियोट्स के लिए क्या आ गया? मोनेरा आ गया। यूनिसेलुलर यूकैरियोट के लिए किंगडम आ गया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट के लिए, और नॉन फोटोसिंथेटिक पौधों के लिए किंगडम आ गया फंजाई। तो सबकी पहचान बन गई। अब प्रोकैरियोट्स की भी पहचान बन गई, उनका एक अलग किंगडम बना दिया गया मोनेरा के नाम से। यूनिसेलुलर की पहचान बन गई, एक अलग किंगडम बना दिया प्रोटिस्टा के नाम से। सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट इसमें आ गए, और नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई के लिए एक अलग किंगडम आ गया, किंगडम फंजाई। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, 2 लाइनें याद कर लेना मेरे कहने से। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हिकल। हिकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। प्लांटी और एनिमेलिया, इन 2 किंगडम में एक और जोड़ा, प्रोटिस्टा जोड़ा। तो किंगडम प्रोटिस्टा किसने ऐड किया? हिकल ने। प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट, एक कोश की यूकैरियोट, जैसे क्लेमाइडोमोनास, जैसे अमीबा, ये प्रोटिस्टा में आ गए। आगे देखो, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, चौथा किंगडम आया कोपलैंड ने दिया। चौथा क्लास किंगडम आया कोपलैंड ने दिया, इसने किंगडम मोनेरा ऐड किया। मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं, मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट्स। प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, और मोनेरा में सारे प्रोकैरियोट है। आरएच विटेकर ने 5वां किंगडम ऐड किया, किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई आरएच विटेकर ने ऐड किया, और इन्होंने ही 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। आरएच विटेकर, ये आता है, ये इंपॉर्टेंट स्टार लगाना। आरएच विटेकर ने 1969 में प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो 5 किंगडम अब बन गए वो कौन कौन से थे? मोनेरा किंगडम बनाया था कोपलैंड ने। प्रोटिस्टा किंगडम बनाया था हिकल ने। फंजाई तो विटेकर नहीं बनाया, फंजाई किंगडम विटेकर नहीं बनाया। और प्लांटी और एनिमेलिया लीनियस के, प्लांटी और एनिमेलिया। तो 5 किंगडम जरा इसी सीक्वेंस में याद करो, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये पांचों एकदम याद होना चाहिए। इनका आरएच विटेकर का जो क्लासिफिकेशन है किस आधार पे किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन का आधार क्या था, क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था, किस आधार पे ये क्लासिफिकेशन किया गया? आरएच विटेकर का क्लासिफिकेशन था सेल स्ट्रक्चर के आधार पे। तो अपने साथ कॉपी अगर लाए तो लिख सकते हो उसमें,
आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन सेल स्ट्रक्चर के आधार पे था। सेल स्ट्रक्चर का मतलब प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक। तो आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन सेल के स्ट्रक्चर पर था कि प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यूनिसेल्यूलर, शरीर की बनावट, यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर आधारित था, यूनिसेल्यूलर या मल्टी सेल्यूलर। आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन आधारित था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक। पोषण का तरीका, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब स्वपोषी या परपोषी। ऑटोट्रॉफिक, इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स हो गए, और हेटेरोट्रॉफिक, इसमें नॉन ग्रीन हो गए जो अपना भोजन नहीं बना पाते। तो आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक पर आधारित था। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर पर आधारित था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक या हेटेरोट्रॉफिक पर आधारित था। रिप्रोडक्शन पर एसेक्सुअल या सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन यानी एसेक्सुअल और सेक्सुअल पर आधारित था। कुछ जीव है जिनमें एसेक्सुअल होता है, कुछ जीव है जिनमें सेक्सुअल है, और कुछ ऐसे जीव है जिनमें दोनों होता है। रिप्रोडक्शन पर आधारित है। और आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशन पर आधारित था। यानी कोई जीव इस दुनिया में आया है, वो पहले आया या बाद में आया। पहले आया तो प्रिमिटिव, बाद में आया तो एडवांस। तो ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर भी आधारित था कि कोई जीव इस दुनिया में पहले आया यानी प्रिमिटिव, कोई जीव इस दुनिया में बाद में आया या एडवांस। तो ये ध्यान रखना, आर.एच. विटेकर के क्लासिफिकेशन के क्या क्राइटेरिया थे, किस आधार पे उसने क्लासिफिकेशन किया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यानी इवोल्यूशन पर आधारित था। फाइलोजेनेटिक इंपॉर्टेंट है, प्रिमिटिव है या एडवांस है। फिर इसके बाद 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया। विटेकर के बाद एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में के काम कर दिया गया, मोनरा को डिवाइड कर दिया गया। मोनरा को डिवाइड कर दिया गया 2 डोमेन्स में। मोनरा को डिवाइड कर दिया गया बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया और आर्किया यानी आर्की बैक्टीरिया। अब जरा देखो, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनरा को किसमें विभाजित कर दिया गया। मोनरा को डिवाइड कर दिया गया किसमें, 2 में। मोनरा को डिवाइड कर दिया गया, मोनरा को यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया है, यू बैक्टीरिया जो वास्तविक यानी ट्रू बैक्टीरिया होते हैं जैसे इकोलाई, और आर्किया, आर्किया यानी आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया बहुत ही मुश्किल कंडीशंस में पाए जाते हैं, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा, जहां एसिडिटी बहुत ज्यादा, हार्श कंडीशंस में होते हैं। तो मोनरा को डिवाइड कर दिया यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन ये कार्ल वूज ने दिया था, नाम नहीं लिखा है एनसीईआरटी ने। इसने मोनरा को कितने में डिवाइड कर दिया, 2 में, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। अब देखो इसमें 6 किंगडम हो गया। कितने किंगडम हो गए, यू बैक्टीरिया हो गया पहला, आर्की बैक्टीरिया दूसरा, प्रोटिस्टा तीसरा, चौथा फंजाई प्लांटी पांचवा, और एनिमेलिया छठा। ये 6 किंगडम हो गए। इस 6 किंगडम को 3 डोमेन में बांट दिया। इन 6 किंगडम को 3 डोमेन से बांट दिया। किंगडम के ऊपर की है, किंगडम से ऊपर की यूनिट है डोमेन। इस 6 किंगडम को कितने डोमेन से बांट दिया, 3। यू बैक्टीरिया किंगडम भी है और इसको एक डोमेन बना दिया। यू बैक्टीरिया किंगडम भी है और यू बैक्टीरिया को एक डोमेन भी बना दिया यू बैक्टीरिया के नाम से। आर्की बैक्टीरिया किंगडम भी है, इसको एक डोमेन बना दिया आर्किया के नाम से। किसके नाम से,
आर्किया के नाम से। और सारे यूकैरियोट्स, ये सारे यूकैरियोट्स बचे, इसके लिए एक अलग डोमेन बना दिया और उस डोमेन का नाम रख दिया यूकैरिया। क्या रख दिया? यूकैरिया। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन में कितने डोमेन्स थे? 3 डोमेन्स है। ये यू बैक्टीरिया एक डोमेन में आ गए, 2 डोमेन हो गए बैक्टीरिया के, जिसमें एक यू बैक्टीरिया हो गया और एक हो गया आर्किया यानी आर्की बैक्टीरिया। तीसरा डोमेन क्या है? थर्ड डोमेन इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक। थर्ड डोमेन का नाम था यूकैरिया, जिसमें सारे यूकैरियोट्स आ गए, जिसमें सारे यूकैरियोट्स आ गए। प्रोटिस्टा आ गया, फंजाई आ गया, प्लांची आ गया और एनिमेलिया, सब आ गए। अब जरा बताओ, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने दिया। किस ईयर में दिया? 1969 में दिया। 5 किंगडम क्या क्या थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांची और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम थे। 5 किंगडम के बाद एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया, यानी विटेकर के बाद कार्ल वूस का था, और इसने मोनेरा को डिवाइड कर दिया 2 डोमेन्स में। इनको 2 डोमेन भी कह सकते हो और 2 किंगडम भी कह सकते हो। एक डोमेन बनाया सारे यू बैक्टीरिया के लिए और उसको रख दिया यू बैक्टीरिया नाम। एक डोमेन बनाया आर्की बैक्टीरिया के लिए, उसका नाम रख दिया आर्किया। क्या रख दिया? आर्किया। बाकी बचे सारे यूकैरियोट्स, सबको एक उसमें एक डोमेन में डाल दिया और उस डोमेन का नाम रख दिया यूकैरिया। अब जो है, अब क्या हो गया? 3 डोमेन्स हो गए। कौन कौन से 3 डोमेन्स? यू बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। यू बैक्टीरिया में सारे ट्रू बैक्टीरिया आ गए, जैसे ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, ये सब ट्रू बैक्टीरिया है, वो यू बैक्टीरिया में आ गए। आर्किया में आ गए आर्की बैक्टीरिया, ये विशेष प्रकार के बैक्टीरिया, इनको अलग से पढ़ेंगे। और सारे यूकैरियोट्स एक में डाल दिए, एक डोमेन में डाल दिए, उस डोमेन का नाम क्या रखा? यूकैरिया। तो चलो, इतना वाला ये पहला पार्ट हुआ। इस पहले पार्ट में 3 डोमेन्स बताओ कौन से हुए? यू बैक्टीरिया, आर्किया, यू बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। 6 किंगडम: यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांची और एनिमेलिया। क्योंकि मोनेरा को 2 किंगडम कह लो या 2 डोमेन में बांट दिया, 2 डोमेन में बांट दिया। इनको डोमेन भी मानोगे और इस डोमेन में एक ही किंगडम है। यू बैक्टीरिया डोमेन भी है, उसके अंदर एक यू बैक्टीरिया नाम से किंगडम है। आर्की बैक्टीरिया डोमेन भी है, यानी आर्किया डोमेन भी है, उसमें सारे आर्की बैक्टीरिया आते हैं। क्लियर है? यहां तक के कोई कंफ्यूजन पूछ लो, फोटो लेना ले लो। अब एनसीईआरटी ने एक चार्ट दिया है, उस चार्ट में सारा कंपैरिजन किया है और इस कंपैरिजन से निश्चित रूप से एक सवाल आना ही आना है। इस चार्ट से भी आने वाला। कर ले जाओगे? कहीं पर कोई कंफ्यूजन तुरंत खड़े हो जाना। चलो, अब हम लोग आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। 5 किंगडम के क्या लक्षण है उसमें तुलना करते हैं। पहले 5 किंगडम के नाम जानो: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांची और एनिमेलिया। डिटेल में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 6 का वर्णन नहीं है। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन अलग से बता दिया है, लेकिन इस किताब में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को विस्तार से बताया गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांची और एनिमेलिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में आर.एच. विटेकर ने दिया। 5 किंगडम है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांची और एनिमेलिया। इधर कैरेक्टर्स दे रखे हैं, इन कैरेक्टर्स के आधार पर सब में हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले सेल टाइप है। सारे मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं और बाकी जितने बचे चारों वो सब यूकैरियोटिक हैं। मोनेरा में बैक्टीरिया है वो सारे प्रोकैरियोटिक होते हैं और बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये सब यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या अंतर होता है? 2-3 अंतर होते हैं। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती। प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, परऑक्सीसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, जितने मेम्ब्रेन से घिरे हुए ऑर्गेनेल है वो एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में सभी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ये बेसिक अंतर है। चलो,
सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल मोनेरा यानी बैक्टीरिया में सेल्यूलोज की नहीं होती, नॉन सेल्यूलोजिक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल अलग से लिख लेना, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है? बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ग्लाइकेन होती है शुगर, ग्लाइकेन का मतलब शुगर, शुगर का मतलब पॉलीसेकेराइड, और पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन, पेप्टाइड का मतलब, और प्रोटीन के अंदर होते हैं अमाइनो एसिड। प्रोटीन में क्या होते हैं? अमाइनो एसिड। अगर डिटेल समझना तुम आगे आना तो हम बहुत डिटेल बता सकते हैं इसकी सेल वॉल, इसकी हाँ सेल वॉल बैक्टीरिया की, लेकिन तुम्हें जरूरत नहीं है। आप ये रिवीजन क्लास है, यहाँ पे टाइम लगेगा अगर सब बताएंगे। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या सेल्यूलोज की है या नॉन सेल्यूलोजिक है? सेल्यूलोज नहीं होता, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ग्लाइकेन का मतलब शुगर, शुगर का मतलब पॉलीसेकेराइड, शुगर का मतलब पॉलीसेकेराइड, और पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन, प्रोटीन के अंदर क्या होते हैं? अमाइनो एसिड, प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं, तो ये पेप्टाइड है। तो शुगर को कहते हैं ग्लाइकेन, शुगर को कहते हैं ग्लाइकेन। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन का मतलब ये होता है, ग्लाइकेन का मतलब इसके अंदर पॉलीसेकेराइड यानी शुगर होती है, और पेप्टाइड का मतलब प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन यानी अमाइनो एसिड। वैसे हल्का सा तुम्हें बता दे रहे हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल में दो शुगर्स होती हैं, NAG और NAM, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, और 4 अमाइनो एसिड का एक पेप्टाइड होता है, 4 अमाइनो एसिड का एक पेप्टाइड होता है प्रोटीन, एल-एलानिन, डी-एलानिन, डी-ग्लूटामिक एसिड, डायमिनोपार्मेलिक एसिड। तुम्हारे लेवल से बहुत ऊंचे है, मत ध्यान दो, MBBS में पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी में वहां से पढ़ाया जाएगा। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं होता। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में दो चीजें ध्यान रखना, एक तो पेप्टाइडोग्लाइकेन शब्द, और दूसरा पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड, पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड। पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर जो ग्लाइकेन है वो शुगर यानी पॉलीसेकेराइड है, और पेप्टाइडो का मतलब प्रोटीन, प्रोटीन में क्या होते हैं? अमाइनो एसिड, बात वही है। चलो आओ, प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट इन सम, कुछ में पाई जाती है। प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मोनरा में क्या आते हैं? सारे, मोरना में सारे प्रोकैरियोट्स आते हैं जैसे बैक्टीरिया, और प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स। यहां पर मत लिखना है, सब अपनी कॉपी में लिख लेना, इसमें मत लिखना, हमारे पास तो जगह नहीं इसलिए लिख रहा हूं। यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स होते हैं, इसमें सेल वॉल कुछ में पाई जाती है, सेल वॉल कुछ में पाई जाती जैसे क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट है और इसमें सेल वॉल होती है, लेकिन अमीबा में नहीं होती। अमीबा में, अमीबा भी प्रोटिस्टा में आता है, क्लेमाइडोमोनास और अमीबा दोनों ही प्रोटिस्टा में आते हैं, दोनों ही यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट हैं, जिसमें क्लेमाइडोमोनास में तो सेल वॉल होती है और वो सेल्यूलोज की बनी है, लेकिन अमीबा में सेल वॉल नहीं होती, तो इसलिए क्या लिखा? प्रेजेंट इन सम। फिर आओ, फंजाई में सेल वॉल होती है और यूजुअली काइटिन की बनी होती है, इसमें सेल्यूलोज नहीं होता। फंजाई की सेल वॉल यूजुअली काइटिन की, कुछ फंजाई में सेल्यूलोज होता, हम आगे बताएंगे, लेकिन आमतौर में फंजाई की सेल वॉल किस चीज की बनी है? काइटिन की बनी है। पौधों में सभी में सेल वॉल होती है, प्लांटी में सभी में सेल वॉल है, सेल्यूलोज की बनी है, और एनिमल्स में किसी में सेल वॉल नहीं होती, एब्सेंट होती है। चलो इन दोनों को याद करते हैं। पहले सेल टाइप की बात करते हैं। मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे यूकैरियोटिक है, चारों किंगडम। सेल वॉल की अगर बात करें तो मोनेरा यानी बैक्टीरिया की सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं होता, ये पॉलीसेकेराइड और अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, इसे पेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं। प्रोटिस्टा में कुछ में सेल वॉल पाई जाती है, जैसे क्लेमाइडोमोनास में, क्लेमाइडोमोनास में सेल वॉल होती है, वो सेल्यूलोज की होती है। अमीबा भी प्रोटिस्टा में आता है, वो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, लेकिन उसमें सेल वॉल नहीं होती। फंजाई में सेल वॉल होती मुख्य रूप से काइटिन की बनी होती है, ये आ चुका है, और प्लांटी में सारे पौधों में सेल वॉल होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, और किसी भी एनिमल की सेल के चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती, एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोट्स में ना न्यूक्लियस होता है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
तो मोनेरा में ना न्यूक्लियस होगा ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। बाकी सारे यूकैरियोट हैं, सभी में न्यूक्लियस भी होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। केंद्रक और केंद्रक कला यूकैरियोट्स में होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोट, मोनेरा यूनिसेलुलर है। ज्यादातर बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं, इसलिए सेलुलर लेवल है। कैसा है? इनमें टिश्यूज नहीं होते, सेल्स होती हैं, ये सेलुलर लेवल। प्रोटिस्टा भी क्या है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, शारीरिक संरचना इनकी कोशिकाओं से बनी है, इनमें भी टिश्यूज नहीं होते, केवल सेल्स होती हैं। लेकिन फंजाई में आओ, फंजाई में ढीले ढाले टिश्यूज होते हैं, लेकिन ये फॉल्स टिश्यू है। कैसे हैं? लूज टिश्यू। फंजाई मल्टी सेलुलर होते, ईस्ट को अगर छोड़ दो, ईस्ट को छोड़ दो, सारे फंजाई मल्टी सेलुलर है और इसमें ढीले ढाले टिश्यूज होते हैं। लेकिन ये ढीले ढाले टिश्यूज जो होते हैं ये फॉल्स, ये नकली होते हैं। प्रोजेनकाइमा, प्लेक्टेनकाइमा, ये सब नाम है इनके, तुम मत जानो। तो इनमें फॉल्स लूज टिश्यू होता है। फंजाई में टिश्यूज तो होते हैं ढीले ढाले, प्रोजेनकाइमा, प्लेक्टेनकाइमा इनके नाम है, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। फॉल्स टिश्यू होते हैं। लेकिन पौधों में अगर आओगे, पौधों में टिश्यू भी होते हैं और ऑर्गन भी होते हैं। पौधों में टिश्यू हमने पढ़ाया था, टिश्यू अलग से, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड या फंडामेंटल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। पौधों में दो तरह के, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू, पौधों में टिश्यूज होते हैं। फिर पौधों में ऑर्गन भी होते हैं, रूट है, स्टेम है, लीफ है, ये सब ऑर्गन है। रूट, स्टेम, लीफ ऑर्गन होते हैं। लेकिन पौधों में ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। पौधों में एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यानी ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। ऑर्गन सिस्टम कहां होते हैं? एनिमल्स में। एनिमल्स में टिश्यूज भी होते हैं। वो एनिमल्स में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। एनिमल में टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण का तरीका। तो मोनेरा में कुछ ऑटोट्रॉफिक होते हैं बैक्टीरिया और कुछ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक हैं। मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आते हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफिक हैं। लेकिन ऑटोट्रॉफिक में 2 तरह के हैं, ये अभी हम आगे बताएंगे। जो इनऑर्गेनिक चीजों से अपना भोजन बनाते हैं, इनऑर्गेनिक चीजों के ऑक्सीडेशन से अपनी ऊर्जा बनाते हैं, वो कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफिक है। और जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, वो फोटोसिंथेटिक या फोटो ऑटोट्रॉफिक है। तो बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक दोनों ही ऑटोट्रॉफिक है, स्वपोषी है। कीमो ऑटोट्रॉफिक इनऑर्गेनिक चीजों को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे जो ऊर्जा निकलती है उससे ही अपना भोजन बनाते हैं। और फोटोसिंथेटिक में सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक हैं और हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया दुनिया में ज्यादा होते हैं। ये सैप्रोफिटिक है, मृतोपजीवी, सड़ी गली चीजों से भोजन लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर। और ये पैरासिटिक है, परजीवी भी है, लिविंग होस्ट से भोजन लेते हैं। तो बैक्टीरिया तो दुनिया में दोनों तरह के हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेटेरोट्रॉफिक। हालांकि हेटेरोट्रॉफिक दुनिया में ज्यादा होते हैं, वो भी हम आगे बताएंगे। ऑटोट्रॉफिक में 2 तरह के हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक, इसको कीमोसिंथेटिक भी कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक को फोटोसिंथेटिक भी कहते हैं। कीमो ऑटोट्रॉफिक इनऑर्गेनिक चीजों से भोजन बनाते हैं और फोटोसिंथेटिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक लाइट से अपना भोजन बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक में 2 तरह के बैक्टीरिया हैं, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। ये परपोषी हैं, ये सड़ी गली चीजों से, डेड ऑर्गेनिक मैटर से भोजन लेते हैं, तो सैप्रोफिटिक, और लिविंग होस्ट से लेते हैं भोजन, तो पैरासिटिक है। चलो इधर आओ, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में भी कुछ ऑटोट्रॉफिक हैं और कुछ हेटेरोट्रॉफिक है। क्लेमाइडोमोनास कैसा है? क्लेमाइडोमोनास तो ऑटोट्रॉफिक है, इसके पास क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल होता है। जबकि अमीबा कैसा है? अमीबा अपना भोजन नहीं बना पाता, ये हेटेरोट्रॉफिक है। तो इसमें ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों है, लेकिन ऑटोट्रॉफिक में केवल फोटोसिंथेटिक है, कीमोसिंथेटिक इधर है। इधर आओ, फंजाई में क्लोरोफिल तो होता ही नहीं, तो ये अपना भोजन तो बना ही नहीं पाते क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो सारे के सारे फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है। हेटेरोट्रॉफिक में दोनों तरह के हैं, मृतोपजीवी और परजीवी। डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेंगे सैप्रोफिटिक, लिविंग होस्ट से लेंगे भोजन पैरासिटिक।
प्लांटी सारे क्लोरोफिल होता है, सारे के सारे फोटोसिंथेटिक यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं सारे पौधे, क्योंकि सभी में क्लोरोफिल है। एल्गी से लेकर के एंजियोस्पर्म तक, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो, ये सब किंगडम प्लांटी में आते हैं और सभी में क्लोरोफिल होता है, सभी अपना भोजन बना सकते हैं, सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक हैं। एनिमल्स के पास कोई भी क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो ये सारे के सारे एनिमल हेट्रोट्रॉफिक हैं। लेकिन हेट्रोट्रॉफिक में ये होलोजोइक है। होलोजोइक कहते हैं पूर्णभोजी, पूर्णभोजी हिंदी में बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है भोजन को इंजेस्ट करते हैं, मुंह जैसा कुछ होता है इनके पास और उसके जरिए भोजन को अंदर लेते हैं, इंजेक्शन होता है इनमें, इसलिए होलोजोइक है तो हेट्रोट्रॉफिक, लेकिन ये होलोजोइक वाले हैं, पूर्णभोजी हैं, फूड को इंजेक्शन के द्वारा लेते हैं। और कुछ मैमल्स से सैप्रोफिटिक भी होते हैं, कुछ एनिमल्स सैप्रोफिटिक हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से भोजन लेते हैं। बहुत सारे एनिमल गिद्ध वगैरह हैं, सड़ी गली लाशों को खाते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से भोजन लेते हैं, सैप्रोफिटिक भी होते हैं। देखो फंजाई भी हेट्रोट्रॉफिक है और एनिमल्स भी हेट्रोट्रॉफिक है, लेकिन दोनों में एक मामूली सा अंतर है। ये हेट्रोट्रॉफिक है, लेकिन ये हेट्रोट्रॉफिक के साथ होलोजोइक वाले हैं। कौन से वाले हैं? ये इंजेक्शन के द्वारा भोजन लेते हैं, इनमें इंजेक्शन नहीं होता, ये निगलते हैं, मुंह के जरिए लेते हैं, होलोजोइक होते हैं एनिमल्स। तो चलो एक बार फिर से देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनरा में दोनों तरह के मिलेंगे, ऑटोट्रॉफिक भी मिलेंगे, हेट्रोट्रॉफिक भी। लेकिन ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो तरह के हैं, जो इनऑर्गेनिक चीजों के अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक हैं, जो सनलाइट की प्रेजेंस में भोजन बनाते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक है। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया अपना भोजन नहीं बना पाते, या तो ये सड़ी गली चीजों से लेते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर, तो इन्हें सैप्रोफिटिक मृतोपजीवी, या लिविंग होस्ट से लेते हैं तो इन्हें पैरासिटिक यानी परजीवी बोलते हैं। प्रोटिस्टा में ऑटोट्रॉफिक भी है जैसे क्लेमाइडोमोनास, और हेट्रोट्रॉफिक भी है जैसे अमीबा, लेकिन ये सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाता है क्लेमाइडोमोनास, फोटोसिंथेटिक है। फंजाई सारे के सारे सैप्रोफिटिक, सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक हैं, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये भोजन नहीं बना पाते। ये सैप्रोफिटिक भी हैं, सैप्रोफिटिक में आ गया राइजोपस वगैरह है। ये पैरासिटिक भी हैं, पैरासिटिक में पक्सीनिया हो गया, ब्लैक स्टेम रेस्ट ऑफ वीट बीमारी करता है, एल्ब्यूगो पैरासिटिक है। तो फंजाई किसी में क्लोरोफिल नहीं होता, सारे के सारे परपोषी हैं, हेट्रोट्रॉफिक हैं। ये या तो सैप्रोफिटिक है मृतोपजीवी, डेड ऑर्गेनिक मैटर से भोजन लेते हैं, या पैरासिटिक है परजीवी हैं। प्लांटी में सारे के सारे क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट होता है, सारे के सारे ऑटोट्रॉफिक हैं, सूर्य के प्रकाश में भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक हैं। एनिमल्स में है तो हेट्रोट्रॉफिक फंजाई की तरह, लेकिन हेट्रोट्रॉफिक कौन सी श्रेणी वाले? होलोजोइक है, दोनों ही हेट्रोट्रॉफिक हैं। लेकिन ये एनिमल्स जो होते हैं ये होलोजोइक होते हैं, पूर्णभोजी होते हैं। दे इंजेस्ट द फूड, फूड को अंदर लेते हैं मुंह के जरिए या कोई भी पार्ट हो। और इनमें कुछ सैप्रोफिटिक भी आते हैं एनिमल्स। इस चार्ट से 5 सवाल पूछे, कौन बता देगा? सामने तो चार्ट रखा भी है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किस चीज की बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन में पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड, पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड। ठीक, इनमें कौन से एसिड जिनकी सेल वॉल काइटिन की बनी है? फंजाई की सेल वॉल काइटिन की है। इनमें कौन से ऐसे हैं जो केवल हेट्रोट्रॉफिक हैं? फंजाई और एनिमेलिया, फंजाई और एनिमेलिया 100% हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, परपोषी हैं। बाकी 3 जो बच्चे हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हैं, ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हैं। लूज टिश्यूज किसमें पाए जाते हैं? ढीले ढाले। फंजाई में फॉल्स टिश्यू होते हैं, फंजाई में होते हैं। ऑर्गन सिस्टम किसमें पाए जाते हैं? ऑर्गन सिस्टम तो एनिमेलिया में होते हैं। किसमें होते हैं? एनिमेलिया में होते हैं। प्रोटिस्टा में क्या सभी में सेल वॉल होती है? नहीं होती। क्लेमाइडोमोनास में तो मिल सकती है, लेकिन अमीबा में नहीं होती। अमीबा में, जबकि दोनों ही प्रोटिस्टा में आते हैं। इतना देख लो, ये सवाल एक पक्का है। अब 90 में से 89 सही करने हैं, या तो इससे तो हो गया एक। ठीक, अरे एक एक करके सारे सवाल सही हो जाएंगे, अभी तुम देखते रहो। लेकिन उसके लिए पहले से ये रिवीजन क्लास है, क्रैश कोर्स है, थोड़ा बेस होगा तभी अच्छा सीख पाओगे, वरना इतना समय कहां है? 2 महीने में कैसे तुम्हें कवर कर देंगे जो चीज हम 2 साल की है? क्लास 11 क्लास 12 2 साल एनसीईआरटी,
जिसको 2 महीने के अंदर यानी 60 दिन के अंदर आपको करना है। अब हम लोग शुरू करेंगे पहला किंगडम। पहला किंगडम है मोनेरा। क्या है? मोनेरा। चलो, सबसे पहला क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म के यूज के ऊपर आधारित था। पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन अरिस्टोटल ने दिया, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर बेस्ड था। इसने प्लांट्स को 3 हिस्से में बांट दिया, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स। एनिमल को 2 हिस्से में बांट दिया, रेड ब्लड कंटेनिंग एंड विदाउट रेड ब्लड कंटेनिंग। फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, लीनियस काया, प्लांटी और एनिमेलिया। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन अपर्याप्त था, इनएडिकेट था, वो विभेद नहीं कर पाता प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक में। तो और किंगडम की आवश्यकता पड़ने लगी। तो नेक्स्ट किंगडम आया प्रोटिस्टा, जो हीकल ने बनाया। और फिर कोपलैंड ने नेक्स्ट एक और किंगडम बनाया, मोनेरा। फंजाई किंगडम आरएच विटेकर ने बनाया। अब आ गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये पूरा प्रतिपादित किया था आरएच विटेकर ने 1969 में। और 5 किंगडम थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया था सेल्यूलर स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर आधारित था। सीधा पढ़ो, स्पष्ट पढ़ो, बस मोनेरा शुरू करते हैं। ठीक, मोनेरा किंगडम, मोनेरा। बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम। इस किंगडम में केवल सभी प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। सोल का मतलब अकेले, केवल। इस किंगडम में सभी प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं, जो सारे के सारे प्रोकैरियोटिक हैं। ठीक, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड एवरीवेयर। सबसे ज्यादा पाए जाते हैं दुनिया में ये, और हर जगह होते हैं। ये मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा होते हैं। बैक्टीरिया कितने तरह के होते हैं, बैक्टीरिया में कितनी डाइवर्सिटी है, ये हम काउंट ही नहीं कर सकते। हमें आज भी नहीं मालूम दुनिया में कितने तरह के बैक्टीरिया हैं और कितनी कितनी उनकी संख्या होगी। इम्पॉसिबल है। तो बैक्टीरिया की बायोडाइवर्सिटी हमको नहीं मालूम दुनिया में कितने तरह के लेकिन सबसे ज्यादा होते हैं दुनिया में बैक्टीरिया, और हर जगह पाए जाते हैं। ये हर जगह पाए जाते हैं। ये मिट्टी में भी होते हैं, ये पानी में भी हैं, हवा में भी हैं। ये उन जगहों पर भी होते हैं जहां दूसरे जीव नहीं होते हैं, वहां पर भी पाए जाते हैं। बहुत टेम्परेचर पे हैं, बहुत एसिडिटी में है। तो बैक्टीरिया हर जगह मिलेंगे। इवन हमारे पेट के अंदर हजारों बैक्टीरिया है। पौधे के अंदर है ना, नॉस्टॉक एनाबीना, साइकस की कोरालाइड रूट के अंदर नॉस्टॉक एनाबीना है। एजोला की पत्तियों में एनाबीना रहती है। तो बताने का मकसद है ये हर जगह होते हैं, ये हर जगह है। ये मिट्टी में, हवा में, पानी में, ये जीवों के शरीर में, सब जगह होते हैं, एवरीवेयर। कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूबिकोटस या कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब एवरीवेयर। ये इंडिया में भी है, अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, और हर जगह है। यूबिक्यूटस भी कहते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। बैक्टीरिया को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, बेस्ड ऑन देयर शेप। शेप के आधार पर बैक्टीरिया में, शेप के आधार पर उनको 4 श्रेणियों में बांट दिया गया है। एक तो वो बैक्टीरिया जो गोल गेंद जैसे होते हैं, उनको कोकस कहते हैं। स्फेरिकल बैक्टीरिया को कहते हैं कोकस, गोल गेंद जैसे। अगर एक है तो कोकस हो गया, और एक से ज्यादा है तो कोकाई हो गया। एक है तो कोकस हो गया और एक से ज्यादा है तो कोकाई। तो यहां पर एक से ज्यादा बने हैं तो कोकाई है। 2 आपस में चिपके हैं तो डिप्लोकोकस हो गया। 2 से ज्यादा चिपके एक चेन बना रहे हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। क्या हो गया? स्ट्रेप्टोकोकस हो गया। स्ट्रेप्टो मतलब चेन, 2 से ज्यादा है। ये सब मत ध्यान दो। स्फेरिकल यानी गोल वाले बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? गोल वाले बैक्टीरिया एक को कोकस कहते हैं और अनेक को कोकाई। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, रॉड जैसे दिख रहे हैं, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बैसिलस कहलाते हैं। एक को बैसिलस, अनेक को बैसिलाई कहते हैं। स्पाइरल बैक्टीरिया, जिनमें एक से ज्यादा मोड़ होते हैं, एक से ज्यादा कर्व होते हैं, कर्व, मोड़। एक को स्पाइरिलम, अनेक को स्पाइरिला, अनेक को स्पाइरिला, एक को स्पाइरिलम। अगर एक कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, अंग्रेजी के कॉमा शेप, इंग्लिश के कॉमा जैसे बैक्टीरिया है तो ये वाइब्रियो, एक को वाइब्रियम, अनेक को वाइब्रियो कहते हैं। तो बैक्टीरिया के 4 कॉमन शेप बताओ। स्फेरिकल बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं कोकस,
एक को कोकस और प्लूरल, प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुवचन क्या? कोकाई। रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को बैसिलस, एक को बैसिलस, अनेक को बैसिलाई। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को वाइब्रियम, एक को वाइब्रियम, अनेक को वाइब्रियो। और स्पाइरल बैक्टीरिया जिसमें एक से ज्यादा मोड़ है, कॉमा वाले में एक मोड़ होता है, सिंगल कर्व होता है, इसमें बहुत सारे कर्व हैं, एक से ज्यादा कर्व हैं, तो ये स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरिलम, एक को स्पाइरिलम, अनेक को स्पाइरिला कहते हैं। तो 4 कॉमन शेप बैक्टीरिया के जल्दी से बताओ। बैक्टीरिया के 4 कॉमन शेप है, कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलम और वाइब्रियम। कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलम और वाइब्रियम। एक को कोकस, अनेक को कोकाई, एक को बैसिलस, अनेक को बैसिलाई, एक को स्पाइरिलम, अनेक को स्पाइरिला, एक को वाइब्रियम, अनेक को वाइब्रियो। कौन से ऐसे बैक्टीरिया है जो स्पोर बनाते हैं? वो बैक्टीरिया का सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट स्पोर है एंडोस्पोर, सबसे खतरनाक स्पोर बनाते हैं। एंडोस्पोर आसानी से नष्ट नहीं होता। कहते हैं ना, शहद एक गोल्डन लिक्विड है, लेकिन शहद हाथों से निकालते हैं कुछ लोग, तो हाथों में होते हैं एंडोस्पोर। बैक्टीरिया के एंडोस्पोर हाथ में हो सकते हैं, वो शहद में चले जाएंगे। तो ऐसा शहद जिसमें एंडोस्पोर वो नुकसान करेगा तुम्हें, ये एंडोस्पोर जाके बैक्टीरिया में बदल जाएगा पेट में, तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। तो कहते हैं कि शहद तो गोल्डन लिक्विड है, बट इट शुड बी फ्री फ्रॉम एंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाते हैं? याद कर लेना, बैसिलस। कौन से वाले? बैसिलस के अलावा क्लॉस्ट्रीडियम भी बनाता है एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया अपनी रफ कॉपी में लिख लेना। वो बैक्टीरिया जो एंडोस्पोर बनाते हैं उनके नाम, एंडोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। कौन से बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाते हैं? एक तो हो गया बैसिलस और एक क्लॉस्ट्रीडियम भी है। इस बैक्टीरिया से फूड पॉइजनिंग होती है। क्लॉस्ट्रीडियम, बैसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम अलग से लिख लेना। ये आ भी चुके हैं सवाल, बहुत पुराने। चलो हो गया, इस वाले को ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखना, कोकस बैक्टीरिया में कभी भी फ्लैजिला नहीं होते, दे नेवर हैव फ्लैजिला। ये हमेशा कैसे होते हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड। कोकस बैक्टीरिया में कभी भी फ्लैजिला नहीं मिलेंगे, बाकी सब में मिल सकते हैं, इनमें कभी भी फ्लैजिला नहीं होते हैं, ये नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। कौन से बैक्टीरिया दुनिया में जिनमें फ्लैजिला कभी नहीं मिलेंगे? वो कोकस है। कौन से बैक्टीरिया जो एंडोस्पोर बनाते हैं? बैसिलस। और एक और याद कर लेना मेरे कहने, क्लॉस्ट्रीडियम के इन्हीं ग्रुप में ही आएगा, वो भी रॉड से भी होगा। बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया एक समूह की तरह अगर हम देखते हैं तो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक पाथवे पाए जाते हैं। जितने तरह के मेटाबॉलिक पाथवे बैक्टीरिया में होते हैं उतने हमारे यूकैरियोटिक सेल में नहीं होते। बैक्टीरिया के अंदर इतने तरह के मेटाबॉलिक पाथवे देखने को मिलते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं। तो जितनी ज्यादा मेटाबॉलिज्म में विविधता, जितने तरह के मेटाबॉलिक पाथवे बैक्टीरिया में होते हैं उतने यूकैरियोटिक सेल में नहीं होते। तो बैक्टीरिया क्या शो कर रहा? मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म में विविधता देखने को मिलती है। अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक पाथवे पाए जाते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे जैसे ग्लाइकोलाइसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया, पीपी पाथवे हो गया, इस तरह के बैक्टीरिया में ज्यादा होते हैं। बैक्टीरिया में मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी ज्यादा होती है, तरह तरह की मेटाबॉलिज्म बैक्टीरिया में ज्यादा देखने को मिलती है, उतने तरह के मेटाबॉलिक पाथवे यूकैरियोटिक सेल में नहीं होते। इंपॉर्टेंट लाइन है। बैक्टीरिया एक ग्रुप की तरह अगर देखें तो उसमें एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब अलग अलग तरह की विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिज्म देखने को मिलती है। तो विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिज्म, विभिन्न प्रकार की उपापचय मेटाबॉलिज्म नजर आती है। इतने तरह की उपापचय यूकैरियोटिक सेल में नहीं होती, यह ध्यान रखना। सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोफिक,
कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन बना सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। वो बैक्टीरिया जो इनऑर्गेनिक चीजों से अपना भोजन बनाते हैं उनको हम लोग कहते हैं कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफिक। इनको हम लोग कीमोसिंथेटिक कहते हैं या कीमो ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं, जो इनऑर्गेनिक चीजों से अपना भोजन बना लेते हैं वो कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इसमें जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस ये सब आते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में आपने पढ़े होंगे शायद कभी, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। ये बैक्टीरिया नाइट्रेट और नाइट्राइट इनका ऑक्सीडेशन करते हैं, इनऑर्गेनिक चीजों को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे जो ऊर्जा निकलती है उससे भोजन बनाते हैं, अपना ऊर्जा बनाते हैं, एटीपी। तो सम बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो इनऑर्गेनिक चीजों से अपना भोजन बना लेते हैं। जैसे इनऑर्गेनिक चीजें मतलब नाइट्रेट और नाइट्राइट, NO2 नाइट्राइट, NO3 नाइट्रेट। कुछ बैक्टीरिया अपना भोजन बना लेते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट से, जैसे नाइट्राइट और नाइट्रेट से। ऐसे बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। ये आया हुआ सवाल है। मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में दो तरह के, फोटोसिंथेटिक वो बैक्टीरिया जो लाइट से, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं, वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है। और जो इनऑर्गेनिक चीजों से बनाते हैं वो कीमोसिंथेटिक है, इनऑर्गेनिक चीजों का अपघटन करते हैं, उससे जो ऊर्जा निकलती है उससे अपना भोजन बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक को कीमो ऑटोट्रॉफिक भी कहते हैं। मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी इज फाउंड इन मोनेरा। मोनेरा में न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया है जिनमें पोषण का तरीका अलग अलग तरह का है। कुछ ऑटोट्रॉफिक हैं, ऑटोट्रॉफिक में कुछ फोटोसिंथेटिक हैं, कुछ ऑटोट्रॉफिक में कीमोसिंथेटिक हैं, कुछ हेट्रोट्रॉफिक हैं, हेट्रोट्रॉफिक में सैप्रोफिटिक हैं, हेट्रोट्रॉफिक में पैरासिटिक हैं। तो बैक्टीरिया को अगर लेकर देखा जाए तो इसमें मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी, तरह तरह का पोषण पाया जाता है। बैक्टीरिया में पोषण विभिन्न प्रकार का होता है, इसमें न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी काफी है, कई तरह का पोषण देखने को मिलता है। तो बैक्टीरिया में कई तरह की मेटाबॉलिक पाथवे देखने को मिलते हैं, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। और बैक्टीरिया में कई तरह से पोषण के तरीके हैं, न्यूट्रिशन के कई एक तरीके हैं, तो मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डाइवर्सिटी भी देखने को मिल रही है। तो ये सवाल आ सकते हैं, ऊपर वाला तो इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। चलो उधर आते हैं। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेट्रोट्रॉफ, ज्यादातर बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक वाले कम हैं। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब दैट इज दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, ये अपना भोजन नहीं बना पाते, ये परपोषी हैं, बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। ये दूसरे जीवों पर निर्भर हैं, तो इन्हें पैरासिटिक बोलते हैं। जब ये दूसरे जीवों से भोजन लेते हैं तो ये पैरासिटिक हैं, और ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं। जब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं तब इन्हें सैप्रोफिटिक कहते हैं, सड़ी गली चीजों से भोजन। तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो तरह के हैं, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक। लेकिन अगर पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन से बैक्टीरिया है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक है। दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक है। ज्यादातर दुनिया के बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक है। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन ऑटोट्रॉफिक में दो प्रकार के हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमो ऑटोट्रॉफिक। लाइट से जो भोजन बनाएंगे फोटो ऑटोट्रॉफिक, इनऑर्गेनिक चीजों से बनाएंगे, नाइट्राइट और नाइट्रेट से बनाएंगे तो कीमो ऑटोट्रॉफिक है।
ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया इन्हें हम लोग डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, हेट्रोट्रॉफिक में जो सैप्रोफिटिक हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं, जिन्हें डिकम्पोजर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो हेट्रोट्रॉफिक में ये सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा यही है डिकम्पोजर। तुम्हारे घर के तमाम खाने को सड़ा देते हैं, ये सब डिकम्पोजर है। तो हेट्रोट्रॉफिक में कौन सबसे ज्यादा है? ये वाले सबसे ज्यादा है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया है, सैप्रोफिटिक या डिकम्पोजर, ये मैक्सिमम इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये वाले बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक के अंतर्गत डिकम्पोजर, जिन्हें सैप्रोफिटिक भी कहते हैं। सड़ी गली चीजों से तुम्हारा जितना खाना वाना सड़ जाता है, यही बैक्टीरिया है। तुम्हारे खाने की चीजें खराब कर देते हैं, ये सारे बैक्टीरिया है, ये डिकम्पोजर है। चलो, ये तो हो गया मोनरा। मोनरा के अंतर्गत आर्की बैक्टीरिया भी पढ़ लेते हैं। मोनरा को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया गया, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में ट्रू बैक्टीरिया आते हैं, वास्तविक बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया में विशेष बैक्टीरिया, विशेष बैक्टीरिया है। ये दो डोमेन मान लो। यू बैक्टीरिया को एक डोमेन या किंगडम भी मान सकते हो। आर्की बैक्टीरिया को एक डोमेन, आर्की बैक्टीरिया को आर्किया बोलते हैं, आर्किया डोमेन या आर्की बैक्टीरिया किंगडम भी मान सकते हो। बाकी जितने यूकैरियोट्स बचे 4 किंगडम में, उनको सब एक अलग डोमेन में डाल दिया गया, वो यूकैरिया था। क्या था? तो 3 डोमेन हो गए, यू बैक्टीरिया, आर्किया और यूकैरिया। डोमेन अभी तक सवाल नहीं आया है, आ सकता है। ठीक, चलो आर्की बैक्टीरिया देखते हैं। मोनरा को डिवाइड कर दिया गया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में। पहले आर्की बैक्टीरिया, इसके बाद यू बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल, ये बैक्टीरिया विशेष होते हैं। सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट, क्योंकि ये पाए जाते हैं बहुत हार्श हैबिटेट का मतलब कठिन परिस्थितियों में, जहां पर बहुत कठिनाई होती है, ऐसी परिस्थितियों में पाए जाते हैं ये बैक्टीरिया। हार्श हैबिटेट में पाए जाते हैं, कठिन परिस्थितियों में पाए जाते हैं, जैसे एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया, जहां बहुत ज्यादा लवण है, ऐसी मिट्टी जिसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा है, उनमें ये पाए जाते हैं आर्की बैक्टीरिया। बहुत ज्यादा सॉल्टी एरिया में जो पाए जाते हैं, ऐसी मिट्टी जहां पे लवण बहुत है, ऐसा पानी जिसके अंदर काफी मिनरल्स है, सॉल्टी वाटर है, उसमें ये पाए जाते हैं। तब ऐसे आर्की बैक्टीरिया को हेलोफाइल्स कहते हैं। हेलोफाइल्स वो आर्की बैक्टीरिया हैं जो सॉल्टी एरिया में पाए जाते हैं। ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा एसिडिटी में पाए जाते हैं, तब इन्हें थर्मो एसिडोफाइल कहते हैं। थर्मो एसिडोफाइल का मतलब ये हॉट स्प्रिंग में होते हैं। हॉट स्प्रिंग कहते हैं गर्म जल धाराएं, बहुत सी जगह पानी एकदम खौलता है, ऐसी धाराओं को बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। जैसे दुनिया में जाओगे कुछ जगह, जैसे बियर गिल्स है, मैन वर्सेस वाइल्ड में दिखाता ना, कहीं पर गया पानी खौल रहा है, उसमें अपने चावल उसको उबाल लेता उसी के अंदर खौलते पानी में, आग जलाने की जरूरत नहीं। बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं जहां पर पानी खौल रहा है, तो ये गर्म जल धाराओं में पाए जाते हैं आर्की बैक्टीरिया, जहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा है और एसिडिटी भी ज्यादा है। ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत एसिडिटी में पाए जाते हैं, उनको थर्मो एसिडोफाइल्स कहते हैं। और कुछ ऐसे आर्की बैक्टीरिया जो मार्शी एरिया में पाए जाते हैं। मार्शी एरिया का मतलब जहां पे दलदल जैसा है, थोड़ा पानी भरा है, शैलो वाटर, थोड़ा पानी भरा है बस, वहां पर जब पाए जाते हैं और वहां पर ये मीथेन गैस बनाते हैं। तो ऐसी आर्की बैक्टीरिया जो मार्शी एरिया में पाए जाते हैं और मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें मीथेनोजेंस कहते हैं। तो 3 तरह के आर्की बैक्टीरिया विशेष रूप से यहां पर हैं। हेलोफाइल्स वो आर्की बैक्टीरिया हैं जो सॉल्टी एरिया में होते हैं, जहां एक्सट्रीम यानी बहुत ज्यादा लवण होते हैं। हॉट स्प्रिंग में होते हैं, हॉट स्प्रिंग में बहुत सारा टेम्परेचर, बहुत एसिडिटी है, वहां पर रहते हैं, थर्मोएसिडोफाइल कहलाते हैं। और मार्शी एरिया दलदल में रहते हैं जहां कम, तब वहां उन्हें मीथेनोजेंस कहते हैं। ये आर्की बैक्टीरिया दलदल के पानी में मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तुम गाँव में जाना जहां पे पानी काफी दिन से भरा हो, नाली नाले जो सड़ रहे हो, तो मीथेन की स्मेल आती है, उसमें से कौन सी स्मेल आ रही है? मीथेन की स्मेल आ रही है। तो ये मीथेनोजेंस मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये ड्रेनेज एरियाज में होते हैं,
गाँव में जाओ, बहुत दिनों से पानी कहीं भरा हुआ है, उसमें से स्मेल आने लगती है। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशंस में कैसे रह लेते हैं? मोस्ट हार्श हैबिटेट, सबसे मुश्किल घरों में रहते हैं, जहां पे कठिन परिस्थितियां हैं, वहां पर ये कैसे सरवाइव कर जाते हैं? ये सॉल्टी एरिया में सरवाइव कर जाते हैं, ये बहुत गर्मी में भी बच जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं, और ये दलदल में भी रह लेते हैं, मार्शी एरिया में भी रह लेते हैं। कह रहा कि आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। आर्की बैक्टीरिया में अलग तरह की सेल वॉल पाई जाती है। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह स्यूडोम्यूरिन होता है। क्या होता है? नॉर्मल बैक्टीरिया में तो पेप्टाइडोग्लाइकन है, और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह क्या है? स्यूडोम्यूरिन होता है। तो सिंपल म्यूरिन भी कह सकते हो, इसको म्यूरिन या म्यूरामिक एसिड भी कहते हैं। स्यूडोम्यूरिन कह लो, छोड़ो, इसी को लिखा रहता है। दे हैव स्यूडोम्यूरिन इन देयर सेल वॉल इंस्टेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह स्यूडोम्यूरिन है। स्यूडोम्यूरिन की वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशंस, मोस्ट हार्श कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं, जहां बहुत सॉल्टी एरिया वहां भी बच जाते हैं, हॉट स्प्रिंग में भी बच जाते हैं, मार्शी एरिया में भी। दे आर फाउंड इन डीप सी वाटर एट हाई प्रेशर। ये बहुत गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र के तल पे। एक बार सवाल आया है, कौन से ऐसे बैक्टीरिया है जो डीपेस्ट वाटर में होते हैं? सबसे गहरे समुद्र में कौन से जीव पाए जाते हैं? ये डीपेस्ट वाटर में होते हैं आर्की बैक्टीरिया। वहां पे पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। समुद्र के गहराई में पानी का प्रेशर हवा के प्रेशर का 100 गुना होता है। वहां पे कैसे सरवाइव कर जाते हैं? क्योंकि इनकी सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह स्यूडोम्यूरिन है। एक चीज नहीं लिखी एनसीईआरटी ने, हम लिखवा दे रहे हैं। इनकी सेल मेम्ब्रेन में भी ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं। इनकी सेल मेम्ब्रेन में भी अलग तरह के लिपिड्स पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं ब्रांच चेन लिपिड्स। और ईस्टर लिंकेज नहीं होता, ईथर लिंकेज होते हैं। इनकी सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं, और इन लिपिड्स में ईस्टर लिंकेज की जगह ईथर लिंकेज होता है। ये अलग से लिख लो। सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह स्यूडोम्यूरिन है, और इनकी सेल मेम्ब्रेन लिख लो, अलग से कहीं लिख लेना। देयर सेल मेम्ब्रेन हैज ब्रांच चेन लिपिड्स। इनकी सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन लिपिड्स होते हैं विद ईथर लिंकेजेस। ईस्टर लिंकेज नहीं होते। कौन से बॉन्ड होते हैं? ईथर बॉन्ड होते हैं, ईथर लिंकेजेस। इन ब्रांच चेन लिपिड्स को फाइटेनिल चेन्स कहते हैं। मत याद करो उतना। तो आर्की बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में, बहुत कठिन परिस्थितियों में कैसे अपने आप को बचा ले जाते हैं? कि इनकी सेल वॉल में एक बदलाव है, पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह स्यूडोम्यूरिन है, और सेल मेम्ब्रेन में भी एक गड़बड़ है। सेल मेम्ब्रेन में एक बदलाव है, सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन लिपिड्स हैं, और उसमें ईथर लिंकेज है। तो ये एक्सट्रीम कंडीशन को टॉलरेट कर लेते हैं। ये गहरे समुद्र में पाए जाते हैं, बहुत गहराई पर। वहां पर इनको बैरोफिलिक कहा जाता है। बैरोफिलिक बोलते हैं तब इन्हें। इनको बैरोफिलिक क्यों बोलते हैं? बैरोमीटर से प्रेशर नापा जाता है, बैरोमीटर से प्रेशर नापते हैं। ये बहुत ज्यादा गहरे समुद्र में होते हैं, बहुत प्रेशर पे होते हैं। जहां प्रेशर बहुत ज्यादा है, प्रेशर किससे निकालते हो? बैरोमीटर से। तो इनको बैरोफिलिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? बैरो का मतलब प्रेशर, फिलिक का मतलब बर्दाश्त कर लेते हैं। ये अधिक प्रेशर को बर्दाश्त कर लेते हैं। गहरे समुद्र में बहुत गहराई में पाए जाते हैं, नीचे वहां पर भी होते हैं। ये आया हुआ सवाल है, बहुत पुराना। चलो, मिथेनोजेंस आ गए। मिथेनोजेंस है ये तीसरे तरह के आर्की बैक्टीरिया। ये जुगाली करने वाले जानवरों के पेट में भी होते हैं। इससे पहले वाली क्लास में भी बताया है। मिथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलो। ये गाय भैंस के पेट में भी पाए जाते हैं। जुगाली करने वाले जानवर कहलाते हैं रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं? जल्दी जल्दी खा लेते हैं,
और फिर वापस से पेट से निकाल के मुंह में लाते हैं और फिर से चबा के दोबारा खाते हैं। ऐसे एनिमल्स कहलाते हैं जुगाली करने वाले जानवर यानी रुमिनेंट्स। रुमिनेंट्स के पेट के अंदर ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं मीथेनोजेंस, काऊ और बैफेलो के पेट में, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन यानी बायोगैस फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन या बायोगैस। इन बैक्टीरिया से ये बैक्टीरिया मीथेन या बायोगैस बनाते हैं। ये आर्की बैक्टीरिया जिन्हें मीथेनोजेंस कहते हैं, ये मीथेन को कहते हैं बायोगैस बनाते हैं। बायोगैस इनके गोबर से आप बना सकते हैं। डंग कहते हैं गोबर के अंदर भी होते हैं। अगर तुम डेयरी में जाओ ना जहां गाय भैंस पले हैं, तो गाय भैंस के मुंह के पास से मीथेन की स्मेल आती है, गोबर से भी मीथेन की स्मेल आती है। तो मीथेनोजेंस कहां होते हैं? एक तो मार्शी एरिया में होते हैं, दलदल में जहां पानी भरा हुआ बहुत दिनों से, और दूसरे ये गाय भैंस के पेट में भी पाए जाते हैं, यानी रुमिनेंट्स जुगाली करने वाले जानवरों के पेट में होते हैं, जहां पर ये गाय इन एनिमल्स के गोबर से क्या बनाते हैं? डंग से मीथेन यानी बायोगैस बनाते हैं। ये मीथेन यानी बायोगैस बनाते हैं इनके गोबर से। अभी तक कोई बात ऐसी जो ना समझ में आई हो? आर्की बैक्टीरिया विशेष क्यों हैं? क्योंकि ये बहुत कठिन परिस्थितियों में पाए जाते हैं। ये 3 प्रकार के हैं। हेलोफाइल्स बहुत सॉल्टी एरिया में है, थर्मो एसिडोफाइल्स बहुत टेम्परेचर, बहुत एसिडिटी और बहुत प्रेशर वाले यही हैं, बहुत टेम्परेचर, बहुत एसिडिटी और बहुत प्रेशर में होते हैं। मीथेनोजेंस मार्शी एरिया में होते हैं और गाय भैंस के पेट में, जहां पर ये मीथेन गैस बनाते हैं। यही 3 है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस को कैसे टॉलरेट कर लेते हैं, ये इंतहाई कंडीशंस को कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? इनके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन की जगह स्यूडोम्यूरिन है, सेल मेम्ब्रेन में ब्रांच चेन लिपिड्स हैं विद ईथर लिंकेजेस। इसकी वजह से ये कठिन परिस्थितियों में रह लेते हैं। चलो, कोई बात ऐसी जो ना समझ में आई अभी तक? यू बैक्टीरिया आ रहा है, आपकी बैक्टीरिया खत्म, यू बैक्टीरिया। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। ये नॉर्मल बैक्टीरिया है, जैसे लैक्टोबैसिलस है, जैसे इकोलाई है, जैसे नॉस्टॉक एनाबीना है, ये सब यू बैक्टीरिया है। यू बैक्टीरिया है, ट्रू बैक्टीरिया। There are thousands of different U bacteria or true bacteria. They are characterized by the presence of a rigid cell wall. इन सभी के चारों तरफ रिजिड सेल वॉल है और वो सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी है। किसके? पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर 2 चीजें होती हैं, पॉलीसैकेराइड्स और अमाइनो एसिड्स। पॉलीसैकेराइड्स और अमाइनो एसिड्स होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। एंड इफ मोटाइल, अगर ये बैक्टीरिया चल सकते हैं तो इनमें फ्लैजेला भी होते हैं, लेकिन कोकस बैक्टीरिया में कभी भी फ्लैजेला नहीं होते। अगर ये चल सकते तो इनमें फ्लैजेला भी पाए जाएंगे। इनमें हम लोग पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी पहले कहा जाता था, वो एक तरह के ट्रू बैक्टीरिया हैं, वास्तविक बैक्टीरिया हैं। सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी। ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होंगे। तो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये ट्रू बैक्टीरिया हैं, ये यू बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, बाकी हरे पौधों की तरह इनमें क्लोरोफिल ए होता है। लेकिन कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इनमें क्लोरोफिल ए नहीं होता। और जिन जीवों में क्लोरोफिल ए होगा वो ऑक्सीजन छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे? ऑक्सीजन छोड़ेंगे। तो दे हैव क्लोरोफिल ए। जब इनके पास क्लोरोफिल ए है तो दे रिलीज ऑक्सीजन। इनके पास दोनों पिगमेंट सिस्टम होते हैं, PS1 और PS2 दोनों होगा। लेकिन ये वाले बैक्टीरिया जो हम लिख रहे हैं, अलग से लिख लेना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इनमें क्लोरोफिल ए नहीं होता। ये भी ट्रू बैक्टीरिया है, ये भी ट्रू बैक्टीरिया है, डू नॉट हैव क्लोरोफिल ए, इनमें क्लोरोफिल ए नहीं होता। दे डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नहीं छोड़ते।
क्लोरोफिल ए ना होने से ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। ओनली PS1, दे हैव ओनली PS1, इनमें केवल PS1 होता है, पिगमेंट सिस्टम 1। आगे बढ़ाएंगे, इनमें दोनों होता है, अरे इनमें दोनों होता है, बोथ PS1 एंड PS2, जबकि दोनों ही प्रो बैक्टीरिया है। तो फिर से देखो, साइनोबैक्टीरिया एक तरह के यू बैक्टीरिया है, इनमें सेल वॉल होगी पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी, बाकी बैक्टीरिया की तरह, बिल्कुल सही है। लेकिन इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है, जो दूसरे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में नहीं होता। जैसे पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए नहीं होता। और जिन जीवों में क्लोरोफिल ए मिलेगा वो निश्चित रूप से क्या रिलीज करेंगे? ऑक्सीजन। तो ये साइनोबैक्टीरिया जिसमें नॉस्टॉक और एनाबीना आता है, ये ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये भी यू बैक्टीरिया है, लेकिन ये ऑक्सीजन नहीं छोड़ता, ये ऑक्सीजन नहीं छोड़ता क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए नहीं होता है। अब जरा द साइनोबैक्टीरिया डिटेल में पढ़ते हैं, यानी नॉस्टॉक और एनाबीना। इनको पहले ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता था, हरी नीली शैवाल, हरी नीली शैवाल हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, बाकी हरे पौधों की तरह, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की तरह क्लोरोफिल ए है। एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ये फोटोसिंथेटिक होते, ऑटोट्रॉफिक होते, और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। दोनों पिगमेंट सिस्टम होते हैं, PS1 और PS2। लेकिन दूसरे एक और हैं यू बैक्टीरिया, वो भी फोटोसिंथेटिक है। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, लेकिन ये साइनोबैक्टीरिया से थोड़ा अलग है। इनमें क्लोरोफिल ए नहीं होता, ये ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, और इनमें केवल PS1 होता है, केवल PS1। साइनोबैक्टीरिया डिटेल में पढ़ते हैं, चलो। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेल्युलर, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं। एक यूनिसेल्युलर साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखो, माइक्रोसिस्टिस, माइक्रोसिस्टिस। एक और लिख लो, स्पाइरुलाइना। क्या है? स्पाइरुलाइना, ये है यूनिसेल्युलर। यूनिसेल्युलर में आ गए माइक्रोसिस्टिस और स्पाइरुलाइना। स्पाइरुलाइना तो ऐसा साइनोबैक्टीरिया है, इसमें ढेर सारा प्रोटीन और विटामिन होते हैं। स्पाइरुलाइना की टैबलेट मिलती है मेडिकल स्टोर पे, इसमें बहुत प्रोटीन होता है। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं तो स्पाइरुलाइना ले सकते हैं। स्पाइरुलाइना में प्रोटीन बहुत ज्यादा है, विटामिन भी हैं। ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक साइनोबैक्टीरिया है स्पाइरुलाइना, और बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है इसमें। माइक्रोसिस्टिस जहरीला है, वही माइक्रोसिस्टिस जहरीला है जहां कहीं पानी जमा होने लग जाता है। तुमने देखो ना, हरा हरा पानी हो गया, पानी अक्सर हरा हो जाता है, ये वाटर ब्लूमिंग है, इसको वाटर ब्लूमिंग कहते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत तेजी से ग्रो कर जाती है, माइक्रोसिस्टिस, और उस पानी में जहर छोड़ देती है, वो पानी पीने लायक नहीं रह जाता। तो एक जहरीली और एक तो इतना सारा प्रोटीन दे रही है, दोनों यूनिसेलुलर है, ये ध्यान रखना। कॉलोनियल और फिलामेंटस, फिलामेंटस में आती है नॉस्टॉक और एनाबीना। नॉस्टॉक और एनाबीना फिलामेंटस भी हैं, और ढेर सारे फिलामेंट एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और कॉलोनी बना लेते हैं। तो ये फिलामेंटस भी हैं और कॉलोनियल भी हैं, नॉस्टॉक और एनाबीना। कॉलोनियल और फिलामेंटस, कॉलोनियल और फिलामेंटस का मतलब ये होता है, ये फिलामेंट जैसे हैं और ढेर सारे फिलामेंट एक जगह इकट्ठा हो गए तो कॉलोनी बना लेते हैं। इनके ढेर सारे इकट्ठा हो गए फिलामेंट तो ये कॉलोनी बना लेंगे। ढेर सारे इकट्ठा हो गए फिलामेंट तो क्या बन गई? ये बन गई कॉलोनी। कॉलोनी चारों तरफ से घिरी रहती है जिलेटिनस शीट से। कॉलोनी चारों तरफ से घिरी है जिलेटिनस शीट से, जिलेटिन जैसी चीज से, जिलेटिन जैसी चादर से। और फिलामेंट घिरा रहता है म्यूसिलेजिनस शीट से। फिलामेंट घिरा रहता है म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेज कहते हैं श्लेष्म, चिकना चिकना होता है, म्यूसिलेजिनस, म्यूसिलेजिनस शीट। तो साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर में कौन कौन से याद कर लेना? दो याद कर लेना, माइक्रोसिस्टिस, ये तो जहरीला, ये तो टॉक्सिक है, रिलीजेस टॉक्सिन इन वाटर।
इन वाटर ब्लूम। वाटर ब्लूम ऐसा पानी जो हरा हरा हो गया है, ब्लूमिंग हो रही है। अभी बताऊंगा इसके बारे में आगे। जो पानी हरा हरा हो जाता है वो वाटर ब्लूमिंग है। ये एल्गी बहुत तेजी से ग्रो, ये साइनोबैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो कर जाता है और पानी में जहर छोड़ देता है, टॉक्सिन। जबकि स्पाइरुलाइना तो बहुत बढ़िया वाला है, इसके अंदर मैक्सिमम प्रोटीन है। ये क्लोरेला की तरह है। क्लोरेला तो ग्रीन एल्गी है, ये साइनोबैक्टीरिया है, इसमें ढेर सारा प्रोटीन होता है, विटामिन भी होते हैं। कोलोनियल और फिलामेंटस में दो याद कर लेना, कोलोनियल और फिलामेंटस। ये नॉस्टॉक और एनाबीना है। ये एल्गी, ये साइनोबैक्टीरिया मैराइन भी हो सकते हैं। मैराइन का मतलब समुद्र के खारे पानी में, और ये टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर भी होते हैं। अरे कहते ना काई लग गई, काई, पैर फिसलता है तुम गिर जाते हो, इन्हीं की वजह से अक्सर काई वाई पे पैर पड़ जाता है, यही होते हैं और तुम गिर जाते हो। तो ये टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर भी होते हैं। ये मैराइन भी होते हैं, समुद्र के खारे पानी में भी हो सकते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पर भी होते हैं, तालाब में भी होते हैं। कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर जनरली सराउंडेड बाय, कॉलोनी किससे घिरी है? जिलेटिनस शीट से। और फिलामेंट देखो, फिलामेंट ये देखो, फिलामेंट किससे घिरा है? म्यूसिलेजिनस शीट से। कॉलोनीज ऑफ साइनोबैक्टीरिया आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट, कॉलोनी चारों तरफ से जिलेटिनस शीट से घिरी है। और कॉलोनी, ये कॉलोनी चारों तरफ जिलेटिनस शीट से घिरी है, और फिलामेंट, फिलामेंट चारों तरफ घिरा है म्यूसिलेजिनस शीट से। साइनोबैक्टीरिया फॉर्म ब्लूम्स इन पोल्यूटेड वाटर बॉडी। ये बहुत तेज ग्रो करते हैं। ब्लूम का मतलब बहुत तेज ग्रो करना। ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं, पूरा पानी हरा हो जाता है, हरा पानी हो जाता है। गांव में जाओ ना, हरे हरे रंग का पानी है, दिख रहा है। हरे रंग का पानी का मतलब उस पानी में कुछ मिनरल से ज्यादा हो गए, उस पानी में पोल्यूशन है, नाइट्रेट और फॉस्फेट का। किसका? उस पानी के अंदर नाइट्रेट और फॉस्फेट ज्यादा हो गए। अब पानी के अंदर नाइट्रेट फॉस्फेट फर्टिलाइजर से आते हैं। कहां से आते हैं? अरे खेतों में डाला है फर्टिलाइजर, खाद डालते हो यूरिया वगैरह, उसी से आ जाते हैं यहां पर ये पानी के अंदर। खेतों में तुमने फर्टिलाइजर डाले, बारिश के पानी के साथ बह करके तालाब में आ गए। इन फर्टिलाइजर से क्या आ जाता है? नाइट्रेट और फॉस्फेट। नाइट्रेट फॉस्फेट मिनरल जब तालाब में आ जाते हैं, ध्यान से सुनना, मिनरल्स का अधिक हो जाना यूट्रोफिकेशन है। क्या है? यूट्रोफिकेशन। और उसमें ये साइनोबैक्टीरिया बहुत तेज ग्रो करते हैं, खास करके नालायक वाला। ये नालायक वाला, ये माइक्रोसिस्टिस बहुत तेजी से ग्रो करता है, पूरा पानी हरे रंग का हो जाता है, पानी की ऑक्सीजन कम होने लग जाती है, पानी में जहर छोड़ता है, पानी जहरीला हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता, बेकार हो गया पानी। इसे वाटर ब्लूमिंग कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया का ऐसे पानी जिसमें नाइट्रेट और फॉस्फेट अधिक है, बहुत तेजी से ग्रो कर जाना, पानी को हरा कर देना, ये वाटर ब्लूमिंग है। क्या है ये? वाटर ब्लूमिंग। वाटर ब्लूमिंग में पूरा पानी हरा हो गया है इन साइनोबैक्टीरिया की वजह से। पानी के अंदर ऑक्सीजन कम पड़ने लगती है, पानी में जहर छोड़ता है माइक्रोसिस्टिस, और पानी में ऑक्सीजन लगातार धीरे धीरे कम होती जाती है। ये साइनोबैक्टीरिया भी मारा जाता है, ये साइनोबैक्टीरिया भी मर जाता है। उस पॉन्ड और लेक, ये पॉन्ड या लेक जो भी है, उसकी डेथ हो जाती है, उसमें कोई भी जीव नहीं रहेगा फिर। तो इंडिया में बहुत सारे तालाब, बहुत सारी झीलें, लेक्स, ये यूट्रोफिकेशन की वजह से। यूट्रोफिकेशन का मतलब मिनरल्स का अधिक हो जाना। कौन से दो मिनरल्स? नाइट्रेट और फॉस्फेट, ये फर्टिलाइजर से आ जाते हैं। ये नाइट्रेट और फॉस्फेट यदि किसी पानी में अधिक हो गए, उस पानी में इन मिनरल्स का अधिक हो जाना यूट्रोफिकेशन है। क्या है ये? यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या हो रहा है? साइनोबैक्टीरिया, ये नाइट्रेट और फॉस्फेट मिनरल्स ज्यादा हो गए, यूट्रोफिकेशन की वजह से साइनोबैक्टीरिया बहुत तेज ग्रो करते हैं, पूरा पानी हरा हो जाता, ऊपर से पानी की ऑक्सीजन कम हो जाती,
और पानी में जहर छोड़ दिया जाता है। पानी में इतनी ऑक्सीजन कम हो जाती कि अल्टीमेटली अंत में यह भी मारी जाती है, साइनोबैक्टीरिया भी मर जाते हैं और वो पानी में कोई भी लाइफ नहीं होगी अब। यानी उस पॉन्ड की, तालाब की अगर झील है तो उसकी डेथ हो जाती है। तो किसी तालाब या झील की डेथ होने का कारण है यूट्रॉफिकेशन। यूट्रॉफिकेशन का मतलब कौन से मिनरल्स पानी में अधिक हो गए हैं। नाइट्रेट फॉस्फेट कहां से आए? फर्टिलाइजर से आते हैं। कुछ बच्चे भी तालाब वालाब के किनारे पॉटी करते हैं, पॉटी में फॉस्फेट होते हैं। पॉटी का भी तो अंदर चला जाता तालाब के पानी में। तो ना तालाब के पानी में नाइट्रेट और फॉस्फेट का अधिक हो जाना, यूट्रॉफिकेशन। सारे ऑर्गेनिज्म नहीं ग्रो करते, लेकिन साइनोबैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो कर जाता है इन नाइट्रेट और फॉस्फेट के कारण, और पूरा पानी ग्रीन कलर का कर देता है, हरा हो जाता है, और उस पानी में जहर आ जाता है। पानी की ऑक्सीजन, पानी जहरीला हो जाता, ऑक्सीजन कम होने लगती, ये भी मारी जाती है। साइनोबैक्टीरिया भी मर जाते हैं और उस पॉन्ड या लेक की डेथ हो जाती है। डेथ होने का मतलब अब कोई भी तरह की लाइफ उसमें नहीं पनपेगी, लाइफ उसमें नहीं पनपेगी। यूट्रॉफिकेशन का कारण बता दे रहा हूं, ये जानना जरूरी है। चलो, कॉलोनी किससे घिरी है बताओ? कॉलोनी जिले और फिलामेंट म्यूसिलेजिनस शीट से। साइनोबैक्टीरिया ऑफन फॉर्म, अक्सर क्या करते हैं? ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी। जो पॉल्यूटेड वाटर बॉडी उनमें ब्लूमिंग करते हैं। ब्लूमिंग का मतलब खिल जाना। नाइट्रेट फॉस्फेट अगर ज्यादा बहुत तेजी से फैल जाते हैं, ब्लूम कर गए, एकदम से फैल गए, खिल गए, पूरे तालाब में खिल गए, पूरा पानी तालाब का हरा हरा कर दिया, पूरा तालाब में जहर भी आ गया। ये जो होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना, जिन्हें साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकती हैं। ये नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देती हैं। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के रूप में एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। पौधे नाइट्रोजन को अमोनिया और नाइट्रेट के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन का अमोनिया में बदलना, ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। तो कुछ साइनोबैक्टीरिया फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। ये नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की मदद से। उन्हें हेट्रोसिस कहते हैं। ये हेट्रोसिस की मदद से ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं। ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलती बिजली के कड़कने से, वो ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। पौधे नाइट्रोजन को दो ही तरीके से एब्जॉर्ब कर पाते हैं, या नाइट्रेट के रूप में या अमोनिया के रूप में। या अमोनिया अंदर जाएगा, पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अमोनिया से अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनती है, पैदावार बढ़ जाती है। प्रोटीन का मतलब अच्छी ग्रोथ होगी। अब तो ये साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलते हैं। फिर ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन किस में करते हैं? विशेष कोशिकाओं के अंदर। उन विशेष कोशिकाओं को हेट्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हेट्रोसिस। नॉस्टॉक एनाबीना दोनों में पाई जाती है हेट्रोसिस। और हेट्रोसिस किनारे पर नहीं होती, इन दोनों में हेट्रोसिस फिलामेंट के बीच में होती है। तो हेट्रोसिस एक तो ध्यान रखना, इनकी दीवार मोटी होती है, थिक वॉल्ड है। हेट्रोसिस की दीवार बाकी कोशिकाओं की दीवार से मोटी है, थिक वॉल्ड होती है, और ये बीच बीच में होती हैं, इंटर कैलरी होती हैं। अब सोचो कि हमने इंटर कैलरी लिखवा दिया, ये नीट का आया सवाल है, ये पहले का सवाल है, ये डायग्राम से पूछा गया सवाल है। नॉस्टॉक और एनाबीना में हेट्रोसिस किनारे पर टर्मिनल नहीं है, यहां नहीं है, टर्मिनल नहीं होती, फिलामेंट में बीच बीच में नजर आएंगी। ये इंटर कैलरी है, इंटर कैलरी। तो इंटर कैलरी हेट्रोसिस तो तुम्हें मिलेंगी दोनों में, नॉस्टॉक और एनाबीना। चलो बताओ, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे माइक्रोसिस्टिस और स्पाइरुलिना। ये फिलामेंटस और कोलोनियल भी होते हैं, जैसे नॉस्टॉक और एनाबीना। कॉलोनी किससे घिरी है? जिलेटिनस शीट से। फिलामेंट म्यूसिलेजिनस शीट से घिरा है। अक्सर ये साइनोबैक्टीरिया, खास करके माइक्रोसिस्टिस, ये पानी के अंदर ब्लूमिंग करता, फैल जाता है। कौन से पानी में? जिसमें नाइट्रेट और फॉस्फेट अधिक है, यूट्रॉफिकेशन है, यूट्रॉफिक वाटर बॉडीज के अंदर।
जिनमें मिनरल्स नाइट्रेट और फॉस्फेट ज्यादा है, बहुत तेजी से ग्रो कर जाता, पानी हरा हो जाता, ऑक्सीजन कम हो जाती, जहरीला हो जाता। इसे ब्लूमिंग कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ब्लूमिंग कहते हैं। नॉस्टोगरेनाबिना के फिलामेंट में बीच बीच में कुछ विशेष कोशिकाएं नजर आती हैं जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहते हैं। ये मोटी दीवार वाली होती हैं और फिलामेंट के बीच बीच में होती है, इंटरकैलरी होती हैं और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है। तीसरी बात क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। नाइट्रोजन को किस में बदल रही है? अमोनिया बदल दे। पौधे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते लेकिन अमोनिया को कर सकते। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब ये हो गया, साइनोबैक्टीरिया खत्म हो गया, साइनोबैक्टीरिया ओवर। अब नॉर्मल बैक्टीरिया आ गए, जैसे ई कोलाई है, जैसे पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरिलम है, ये भी यू बैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया खत्म हो गया। अब बाकी यू बैक्टीरिया पढ़ते हैं। बाकी यू बैक्टीरिया में जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है, इसमें दो तरह के हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। अरे साइनोबैक्टीरिया तो सब ऑटोट्रॉफिक हैं, सब अपना भोजन बना लेते हैं, सभी के पास क्लोरोफिल ए होता है, दोनों पिगमेंट सिस्टम होते हैं, PS1 और PS2, ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं ये क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल ए है। ये सारे के सारे साइनोबैक्टीरिया कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक हैं। लेकिन बाकी बैक्टीरिया दो तरह के हैं, एक तो ऑटोट्रॉफिक है, दूसरे हेटेरोट्रॉफिक हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी दो हैं, एक सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक या फोटोसिंथेटिक, दूसरे कीमो ऑटोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। ये क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ये तरह तरह के इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया, इनको ऑक्सीडाइज करते हैं एंड यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। इसके ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलती है, ये नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया को अपघटित करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, इनके ऑक्सीडेशन से जो ऊर्जा निकलती है, इससे अपना भोजन या एटीपी बनाते हैं, इससे अपना भोजन या एटीपी बनाते हैं। ये कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉफिक है। किन चीजों से भोजन बना रहे हैं? इनऑर्गेनिक चीजों से। इनऑर्गेनिक चीजों का अपघटन करते हैं, जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट और अमोनिया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्ले अ ग्रेट रोल इन रीसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट। ये मिनरल की न्यूट्रिएंट की रीसाइक्लिंग में एक अहम रोल प्ले करते हैं। नाइट्रोजन साइकिल को चलाने वाले बैक्टीरिया यही हैं, फास्फोरस साइकिल को चलाने वाले बैक्टीरिया यही हैं, आयरन और सल्फर साइकिल को चलाने वाले बैक्टीरिया यही होते हैं। तो ये कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये आ सकता है, स्टार लगाओ। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया प्ले अ ग्रेट रोल, एक मेन रोल प्ले करते हैं, महान रोल प्ले करते हैं इन रीसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट की रीसाइक्लिंग में। रीसाइक्लिंग का मतलब होता है मिट्टी से न्यूट्रिएंट चले जाते हैं पौधों में, मिट्टी से नाइट्रोजन पौधे में गई, पौधे से नाइट्रोजन एनिमल्स में गई, चली गई, पौधे मर गए, एनिमल मर गए, तो ये पौधे एनिमल को फिर से गला देते हैं, उनके अंदर जो मिनरल्स है फिर मिट्टी में आ जाते हैं। ये बैक्टीरिया जीवों को गला देते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन साइकिल चलाते हैं, ये बैक्टीरिया फास्फोरस साइकिल चलाते हैं, ये बैक्टीरिया आयरन और सल्फर। तो नाइट्रोजन की रीसाइक्लिंग, फास्फोरस, आयरन और सल्फर की रीसाइक्लिंग कराते हैं। तो ये बैक्टीरिया जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है, ये बहुत एक महान रोल प्ले करते हैं रीसाइक्लिंग न्यूट्रिएंट्स में, ये ध्यान रखना। तो बैक्टीरिया तो दो तरह के हो गए, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में भी दो हो गए, ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक में ये इनऑर्गेनिक चीजों को ऑक्सीडाइज करके अपना भोजन बनाते हैं और दुनिया की जितनी साइकिल्स हैं उनको ये चलाते भी हैं, मिनरल रिसाइकलिंग में भाग लेते हैं। नाइट्रोजन साइकिल को चलाने वाला नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ये कीमोसिंथेटिक है। कैसे हैं? इनके लिख भी लो नाम, इनमें नाम तुम्हें लिखा होगा, कहीं पता नहीं लिखा। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोजन साइकिल को चलाता है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर, ये सारे कीमो
सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ये सारे कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब आता है हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। दुनिया में ज्यादा बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक ही है। ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक में अगर तुलना की जाए, दुनिया में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक है, और हेट्रोट्रॉफिक में सेप्रोफिटिक यानी डिकम्पोजर है, सड़ा जो हमारे खाने को भी खराब करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होते हैं नेचर में, और हेट्रोट्रॉफिक में डिकम्पोजर यानी सेप्रोफिटिक। मेजॉरिटी ऑफ दीज बैक्टीरिया आर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर यानी सेप्रोफिटिक। तो पैरासिटिक वाले कम है, सेप्रोफिटिक यानी डिकम्पोजर वाले ज्यादा है। पैरासिटिक बैक्टीरिया कम है दुनिया में। हेट्रोट्रॉफिक में देखो, ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक में कौन ज्यादा है? हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में पैरासिटिक सेप्रोफिटिक में कौन ज्यादा है? सेप्रोफिटिक यानी डिकम्पोजर, ये सबसे ज्यादा होते हैं। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनाने वाला बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसिस हेट्रोट्रॉफिक है। कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूमिनस रूट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है राइजोबियम, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कैसा है? ये सारे बैक्टीरिया, दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक, डिकम्पोजर है, दूध को डिकम्पोज ही तो कर रहा है, दही बना दे रहा है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक बनाने वाला बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, डिकम्पोजर है। और नाइट्रोजन फिक्सेशन लेग्यूमिनस रूट्स, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में नाइट्रोजन को फिक्स करने वाला, ये वाले नहीं, ये वाले नाइट्रोजन वाले नहीं, ये वाला, इसका नाम है राइजोबियम, जो लेग्यूमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल के अंदर रहता है। ये भी हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, और ये भी डिकम्पोजर है। कॉलरा, टाइफाइड, टिटेनस और साइट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं। कॉलरा है वाइब्रियो कॉलरी, टाइफाइड है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, टिटेनस है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। वाइब्रियो कॉलरा नाम के लिख लो से, कॉलरा किससे होती है? कॉलरा का वाला बैक्टीरिया का नाम है वाइब्रियो या विब्रियो कॉलेरी, वाइब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया से कॉलरा हुआ। टाइफाइड होता है तो पढ़ के आ रहे हो, साल्मोनेला टाइफी, टिटेनस क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, रफ कॉपी रखोगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि यहां पे जगह बहुत कम है। सिट्रस कैंकर है, पौधों में होने वाली बीमारी है। नींबू में देखो गोल गोल धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो एक कॉर्की हो जाता है नींबू। नींबू को देखो ना, गोल गोल धब्बे होते हैं, कॉर्की, और वो कॉर्की सिम्टम हट जाएगा, अंदर से नींबू दिखने लगता है। वो सिट्रस कैंकर है, नींबू में गोल गोल कॉर्की सिम्टम्स आते हैं। ये एक बैक्टीरिया से होती है, ज़ैंथोमोनास साइट्री। हालांकि नाम इसका अब चेंज हो गया, लेकिन तो पुराना नाम बहुत पॉपुलर है। ज़ैंथोमोनास साइट्री लिखो, अब ज़ैंथोमोनास एक्सोनोफोर्टिस हो गया। मत ध्यान दो, चक्कर में पढ़ो घन चक्कर हो जाओ, इतना ही पढ़ो जितना है। सिट्रस कैंकर, ज़ैंथोमोनास साइट्री, ज़ैंथोमोनास जरूर याद रखना, बाकी तीन भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं। साइट्रस कैंकर जरूर याद रखना, ये एक बैक्टीरिया से होती है, ज़ैंथोमोनास साइट्री। अब ये तो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन देखते हैं, अब आगे रिप्रोडक्शन। ये वाले बैक्टीरिया भी हो गया, साइनोबैक्टीरिया भी हो गया, नॉर्मल बैक्टीरिया, इन दोनों को मिला के कहते हैं यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में नॉर्मल बैक्टीरिया जो इधर पढ़े हैं तुमने, और साइनोबैक्टीरिया दोनों आते हैं, दोनों के बारे में पढ़ा। अब बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? नॉर्मली बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन फिशन के द्वारा होता है। नॉर्मली बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन फिशन के द्वारा होता है। फिशन क्या होता है? एक बैक्टीरिया डिवाइड करके दो बैक्टीरिया में बढ़ जाता है, इसे बाइनरी फिशन भी कह सकते हो। एक बैक्टीरिया था, ये डिवाइड कर गया और ये दो बैक्टीरिया में बदल गया, ये फिशन है। क्या है ये? फिशन। इसको बाइनरी फिशन भी कह सकते हो।
या इसे ए माइटोसिस भी कह सकते हो, या फिशन को ए माइटोसिस। इसको ए माइटोसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना यहां क्रोमोसोम नजर आते हैं, ना स्पिंडल दिखता है, कुछ होता ही नहीं। बाइनरी फिशन को ए माइटोसिस भी कहते हैं। इसमें कोई स्पिंडल नहीं बनता, धागे वागे, कोई क्रोमोसोम वोमोसोम नहीं होता, सिर्फ पतले पतला ऐसा डीएनए रहता से। तो इसे फिशन को ए माइटोसिस भी कहा जाता है। तो बैक्टीरिया में ये चलता है, ये फेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया डिवाइड करता है, फेवरेबल कंडीशन में फिशन के द्वारा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। आधे कप को भरने में बैक्टीरिया हर मिनट डिवाइड करता है। आधे कप को भरने में 29 मिनट लगे तो पूरा कप भरने में बैक्टीरिया हर मिनट 1 से 2 हो रहा है, डबल हो रहा है। आधे कप को भरने में 29 मिनट लगे तो पूरा कप को भरने में 30 मिनट, क्योंकि हर मिनट डबल हो रहा है, हर मिनट डबल हो रहा है। आधा कप पूरा यानी डबल हो जाएगा, फुल हो जाएगा 1 मिनट में। ये जीके का सवाल ऐसे ऐसे पूछ लिया। फिशन इतनी तेज होता है बैक्टीरिया में। ये बाइनरी फिशन या ए माइटोसिस। ए माइटोसिस में ना स्पिंडल नजर आएगा, ना क्रोमोसोम नजर आते हैं। चलो, अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाता है। क्या बनाता है? एंडोस्पोर। कौन से बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाते हैं? 2 लिखवा भी दिया मैंने, बैसिलस और क्लोस्ट्रीडियम। बैसिलस और, पढ़ो तो कायदे से पढ़ो, वरना मत पढ़ो, दोनों में फायदा है। नहीं पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो करोगे ना, उसमें कामयाब हो जाना। तो समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर कॉल्ड एंडोस्पोर। बैक्टीरिया के एंडोस्पोर सबसे घातक होते हैं, आसानी से नष्ट नहीं होते। और अगर अक्सर ये जो लोग हाथ वगैरह से शहद वगैरह निकालते हैं तो उस शहद में भी होते हैं। तो शहद ऐसी जगह से मत लो जो हाथ से लाते हैं निकाल के, मशीनों से, जहां हैंड पिक्ड, मशीन पिक्ड होते हैं, हैंड पिक्ड ना हो। बाहर के देशों में सारा काम मशीनों से होता है, जो स्टेराइल होती हैं, उनसे सारा काम होता है। यहां पर सब कुछ हाथ से होता है काम। यहां लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, बहुत स्ट्रॉन्ग डाइजेशन है। तो एंडोस्पोर हैं बैक्टीरिया के, बड़े खतरनाक है। फिर आते हैं बैक्टीरिया में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में ऐसे 3 बातें लिखना। बैक्टीरिया में नो मियोसिस, बैक्टीरिया में कोई मियोसिस नहीं होती। बैक्टीरिया तो स्वयं हैप्लॉइड है, n=1। बैक्टीरिया के डीएनए एक क्रोमोसोम के बराबर है, तो n=1 लिखते। n का कहां, n/2 थोड़ी ना हो जाएगा। बैक्टीरिया में कोई मियोसिस नहीं होती। बैक्टीरिया में कोई गैमीट नहीं बनता, नो गैमीट फॉर्मेशन। बैक्टीरिया में कोई गैमीट नहीं बनता। बैक्टीरिया में कोई नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो गैमीट एंड जाइगोट फॉर्मेशन। एन बढ़ा लो, ना गैमीट बनते ना जाइगोट बनता। नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में कोई ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं होता। बैक्टीरिया में कोई मियोसिस नहीं होते, क्योंकि बैक्टीरिया हैप्लॉइड होता है और उसमें एक क्रोमोसोम, जिसका एक डीएनए है ना, उसको एक क्रोमोसोम मान लेते हैं। वो क्रोमोसोम है नहीं, वो एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। तो बैक्टीरिया में कोई मियोसिस नहीं होती, ना गैमीट बनते ना जाइगोट बनता। बैक्टीरिया में कोई ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। बैक्टीरिया में कोई वास्तविक रूप से कोई लैंगिक जनन नहीं होता। लेकिन एक बैक्टीरिया से थोड़ा डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जा सकता है। बैक्टीरिया में कोई ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन एक बैक्टीरिया से थोड़ा डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जा सकता है 3 तरीके से, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसएडक्शन। कंजुगेशन में कैसे जाता है हम हल्का सा बता दे रहे हैं बस जल्दी से। 2 बैक्टीरिया आपस करीब आते हैं, 2 बैक्टीरिया करीब आते हैं। एक बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है कंजुगेशन ट्यूब, और दोनों आपस में जुड़ जाते हैं कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा। तो एक बैक्टीरिया का थोड़ा डीएनए, ये जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड का एक धागा खुलता है, यानी थोड़ा डीएनए एक बैक्टीरिया से इस कंजुगेशन ट्यूब के जरिए दूसरे बैक्टीरिया में आ जाता है, ऐसे गोल हो जाता है। अपना कॉम्प्लीमेंट्री धागा ये भी बना लेता है और ये भी बना लेता है। तो एक बैक्टीरिया से कंजुगेशन ट्यूब के द्वारा थोड़ा डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है, इसे कंजुगेशन कहते हैं। ये एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा है, लेकिन ये ट्रू नहीं है।
ना ही इसमें गैमीट बन रहा है, ना ही इसमें जाइगोट। एक बैक्टीरिया से थोड़ा डीएनए इधर आ रहा है दूसरे बैक्टीरिया में, किसके माध्यम से? एक कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से, तो इसे कंजुगेशन कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तो हम पढ़ाएंगे डिटेल में। एक बैक्टीरिया के अंदर अपने आप डीएनए चला जाए, निमोनिया पैदा करने वाले जीन इस बैक्टीरिया में चले गए, तो ये बैक्टीरिया चूहों में निमोनिया करने लगा, उसको मारने लग गया। ऐसा पढ़ाऊंगा तुम्हें ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, वो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है। कौन सा है? वो जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे। तो अपने आप कोई डीएनए बैक्टीरिया में जा रहा है, वापस निकलता नहीं है, इरिवर्सिबल एंट्री है। डीएनए बाहर से अंदर चला गया अपने आप, तो बैक्टीरिया में थोड़ा डीएनए बाहर से चला गया अपने आप अंदर, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है ये? ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि अगर इस डीएनए के अंदर निमोनिया को पैदा करने वाले जीन्स हैं, तो बैक्टीरिया अब निमोनिया पैदा करने लगेगा। बैक्टीरिया बदल गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन है। एक वायरस के जरिए, एक वायरस आया, एक वायरस ने क्या किया? बैक्टीरिया, वायरस के आने से बैक्टीरिया का डीएनए टुकड़ा टुकड़ा हो गया। वायरस आया, बैक्टीरिया से अटैच कर गया। वो वायरसेस जो बैक्टीरिया से चिपक जाते हैं उनको बैक्टीरियोफाज कहते हैं। बैक्टीरियोफाज वो वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया से चिपक जाते हैं, ये अपना डीएनए अंदर डाल देते हैं। वायरस के डीएनए की वजह से बैक्टीरिया का डीएनए टुकड़े टुकड़े हो जाता है। और इत्तेफाक क्या हुआ, जरा देखना। इत्तेफाक यह हुआ कि बैक्टीरिया के डीएनए के चारों तरफ प्रोटीन कोड बन गई। ऐसे वायरस तैयार हो गया है। एक ऐसा वायरस तैयार हो गया जिसमें प्रोटीन कोड तो वायरस की है, लेकिन डीएनए किसका है? डीएनए बैक्टीरिया का। डीएनए किसका है? अब ये बैक्टीरिया जाएगा, ये वायरस जाएगा दूसरे बैक्टीरिया पे, इस डीएनए को उसमें डाल देगा, इस बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा। ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये वायरस गया, लेकिन अब अपने साथ कौन सा डीएनए ले गया है? ये बैक्टीरिया का डीएनए ले गया है। इस वायरस के अंदर किसका डीएनए है? बैक्टीरियल डीएनए। तो एक वायरस की मदद से एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में चला गया, ये ट्रांसडक्शन है। क्या है ये ट्रांसडक्शन है। तो बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ना बैक्टीरिया में मियोसिस होती, ना गैमीट बनता, ना जाइगोट बनता, लेकिन कोई ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कुछ होता है, ये ट्रू नहीं है। एक बैक्टीरिया से थोड़ा डीएनए दूसरे में जा सकता है, यदि ये कंजुगेशन ट्यूब के जरिए जा रहा तो कंजुगेशन है। अपने आप चला जा रहा, ट्रांसफॉर्मेशन, वायरस के जरिए जा रहा। बैक्टीरिया का डीएनए वायरस यानी बैक्टीरियोफाज के थ्रू जा रहा, इस वायरस को फाज बोलते हैं। एक वायरस के जरिए एक बैक्टीरिया का थोड़ा डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा, ये ट्रांसडक्शन है। क्या है ये? ट्रांसडक्शन है। फोटो ले लो। तो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में थोड़ा डीएनए जा सकता है, कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से जा रहा है, तो कंजुगेशन अपने आप जा रहा, ट्रांसफॉर्मेशन वायरस या फाज के जरिए जा रहा, तो ये ट्रांसडक्शन है। ये तो बैक्टीरिया हो गया। माइकोप्लाज्मा भी ट्रू बैक्टीरिया में आते हैं। तो अभी ट्रू बैक्टीरिया में 3 पढ़ोगे तुम। एक तो साइनोबैक्टीरिया पढ़ लिया, एक नॉर्मल बैक्टीरिया पढ़ लिया, अब माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा भी ट्रू बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मास आर organisms that completely lack a cell wall. ये ऐसे बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल नहीं होती, बस बिल्कुल सेम बैक्टीरिया जैसे होते हैं, ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम बैक्टीरिया जैसे हैं, बस क्या नहीं इनके पास? सेल वॉल नहीं है। तो इनको वॉल लेस प्रोकैरियोट या वॉल लेस बैक्टीरिया बोलते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें सेल वॉल नहीं है, बाकी बिल्कुल बैक्टीरिया की तरह है। इनमें डीएनए भी होगा, इनमें आरएनए भी होगा, इनमें राइबोसोम सब होगा बैक्टीरिया की तरह, लेकिन बस सेल वॉल नहीं है। क्या नहीं है? सेल वॉल नहीं होती, वो बहु बैक्टीरिया जैसे ही होते हैं। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा को माना गया है। इनका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, सेल में बताऊंगा। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा, इससे छोटी जीवित कोशिका नहीं होती।
वायरस इनसे छोटे जरूर होते हैं, लेकिन वायरस को हम जीवित कोशिका नहीं मानते, क्योंकि एक सेल के अंदर जितनी चीजें हैं वो वायरस में नहीं होती। तो वायरस को हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का मानते हैं। वायरस को हम लिविंग नहीं मानते। सबसे वायरस तो छोटा है इससे, माइकोप्लाज्मा से, लेकिन वायरस को हम लोग लिविंग सेल नहीं मानते। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन बन गया? माइकोप्लाज्मा है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटी जीवित कोशिका है, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। नॉर्मली ऑक्सीजन में रहते हैं, अगर ऑक्सीजन ना हो तो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। तो जरूरत पड़ने पर ये एनारोबिक हो जाते हैं। ये फैकल्टेटिव एनारोब है। फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब आवश्यकता पड़ने पर एनारोबिक हो जाते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब का मतलब आवश्यकता पड़ने पर एनारोबिक। वास्तव में एरोबिक है, आवश्यकता पड़ने पर एनारोबिक है। वास्तव में एरोबिक है, जरूरत पड़ने पर एनारोबिक हो जाते हैं। अगर ऑक्सीजन ना हो तो एनारोबिक हो जाते हैं। जैसे एस्कैरिस है, जब तक हमारे शरीर के बाहर रहता है एरोबिक है, जब पेट के अंदर चला गया तो एनारोबिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? तो वो भी फैकल्टेटिव एनारोब है। जरूरत पड़ने पर एनारोबिक हो जाना फैकल्टेटिव एनारोब है। फैकल्टेटिव एनारोब है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स में बीमारी पैदा करते हैं माइकोप्लाज्मा। एनिमल्स में लिख लो, एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग में ये निमोनिया करते हैं। माइकोप्लाज्मा निमोनिया करते हैं और स्टेरिलिटी, नपुंसक बना देंगे तुम्हें। स्टेरिलिटी इन ह्यूमंस, ये मनुष्य को नपुंसक बना सकते हैं, और एनिमल्स में निमोनिया करते हैं। ये प्लांट्स में एक बीमारी करते हैं, बहुत ही कॉमन बीमारी, एक ही लिखवाऊंगा, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। बैगन की पत्तियां छोटी हो जाती हैं, इनकी वजह से बैगन की पत्तियां छोटी हो जाती हैं। पौधों में इन्हें माइकोप्लाज्मा नहीं कहते। जब ये पौधों में इंफेक्शन करते तो इन्हें फाइटोप्लाज्मा कहते हैं। जब एनिमल पे इंफेक्शन करते तो ये माइकोप्लाज्मा कहलाते हैं, और जब पौधों पे संक्रमण करते हैं तब ये फाइटोप्लाज्मा के नाम से जाने जाते हैं। तो माइकोप्लाज्मा देख लो, पैथोजेनिक है, बीमारी पैदा करते हैं। बहुत सारे माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर है। ये एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर पैथोजेनिक है, बीमारी पैदा करते हैं। एनिमल्स में निमोनिया और ह्यूमन बीइंग में स्टेरिलिटी, ह्यूमन बीइंग को नपुंसक बना सकते हैं। ये प्लांट्स में कुछ बीमारियां करते हैं, जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, एक बीमारी होती है विचेस ब्रूम, चुड़ैल की झाड़ू जैसा पेड़ हो जाता है, विचेस ब्रूम। मत याद करो, कहां चक्कर, जना ही पढ़ लो, बहुत है, पर्याप्त है। माइकोप्लाज्मा एनिमल्स और प्लांट्स में पैथोजेनिक है। चलो अभी स्टार्ट किया, अभी स्पीड पकड़ेंगे, हैं? ठीक, तक कर ले जाओ।